बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम रीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग जी? तो गाइस, आज हमने रीड करनी है अपने नावल की सेकंड एपिसोड। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें। गुड मॉर्निंग मेरी जान, आपने उठने में बहुत वक्त लगा दिया। नाश्ते पर सब आपका इंतज़ार करें। अपने बालों में उंगलियों की हरकत को महसूस करते इसकी आंख खुली तो सामने हमना बेगम बैठी इसके बालों में उंगलियां चला रही थी। वो मुझे रात में बहुत देर से नींद आई थी, अनजान जगह शायद, इसलिए आई एम सॉरी आप लोग को इंतज़ार करना पड़ा। वो उठ के बैठते हुए बोली। न जाने की औरत इसे इतना ज़्यादा अपनायत का एहसास दिलाती थी जबकि वो जानती थी वो इसकी सौतेली माँ है। और सौतेली माँ के बारे में तो इसने बहुत कुछ सुन रखा था। इनकी मीठी मीठी बातों में आने वाली तो हरगिज़ नहीं थी। कोई बात नहीं बेटा, सही हो जाता है ऐसा। आप जल्दी से फ्रेश हो जाए, सब नीचे आपका इंतज़ार करें। अभी तक किसी ने खाना नहीं खाया। कल आप आई तो काफ़ी थकी हुई थी, घर के सब लोगों से आपकी मुलाकात नहीं हुई, इसलिए सब आपसे मिलने के लिए बेचैन है। माशाल्लाह से आज आपके बाबा साईं की तबीयत भी काफ़ी बेहतर है। वो भी आज काफ़ी फ्रेश महसूस कर रहे हैं। शायद इन्हें आपके आने की खुशी बिल्कुल ठीक कर देगी। वो प्यार से इसके सर पर हाथ फेरते हुए इसके कपड़े से देने लगी। थैंक्स आंटी, लेकिन प्लीज़ आइंदा ख्याल रखिएगा। मेरी चीज़ों को कोई हाथ लगाए मुझे पसंद नहीं, तो प्लीज़ आइंदा मेरे बैग को हाथ मत लगाइएगा। मेरे कमरे का इंतज़ाम कर दिया आपने? अपनी बात मुकम्मल करती इनसे सवाल करने लगी। पहले तो वो शर्मिंदा हुई लेकिन फिर मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया। हाँ बेटा सही, आपके कमरे का इंतज़ाम तो करवा दिया। और वो क्या है ना, मैं सानिया के सारे काम अपने हाथ से करती हूँ तो सोचा आपके भी कर दूँ, बस इसीलिए आपके कपड़े निकाले थे। आपको बुरा लगा तो आइंदा ख्याल रखूँगी, इन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। हमना बीबी इनू पसंद इज़्ज़त नहीं पची, लेकिन वो भी ठीक है। वो जिस तरह का माहौल सही है उन्हें छती इज़्ज़त किस तरह पच सकती है। हाँ ठीक है, लेकिन आइंदा थोड़ी एहतियात कीजिएगा। मुझ में और सानिया में बहुत फ़र्क है। सानिया आपकी बेटी है, तुम भी मेरी बेटी हो नूर। तुम में और मुझे सानिया की तरह अजीज़ हो। इसकी बेगानगी पर वैसे समझाते हुए टोक गई। नहीं, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, मैं आपकी सौतन की बेटी हूँ। मेरा आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं है सिवाय सौतेलेपन के। और प्लीज़ मेरे सामने अच्छा बनने का ड्रामा ना करें। मुझे सच में आपके इस सारे दिखावे में कोई दिलचस्पी नहीं है। एक्सक्यूज़ मी। वो इनके हाथ से अपने कपड़े लेती वॉशरूम में बंद हो गई, जबकि हमना कितनी देर वहीं खड़ी वॉशरूम के दरवाजे को देखती रही। इन्होंने सानिया को तो समझा दिया था कि सौतेलापन कुछ नहीं होता, लेकिन वो कैसे भूल गई कि नूर को ये बात समझाने वाला कोई वहाँ नहीं था। वो फ्रेश होकर बाहर निकली तो इन्हें बेड पर बैठा देखा। इन्हें नज़रअंदाज करते शीशे के सामने जा रुकी। बेटा सही, आपकी गर्दन पे क्या हुआ है? वो जो कब से इसे आईने में तैयार होता देख रही थी, इसकी गर्दन देखकर परेशानी से इसके पास आ रुकी। कुछ नहीं, शायद कोई चीज़ लगी होगी। खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। वो दुपट्टे से अपनी गर्दन छुपाते हुए कमरे से बाहर निकल गई। पैसे धारम साई ही सी कि कोई कीड़ा लड़ गया जड़ा एडा हर कोई पुछ लिया गर्दन दा। अस्सलाम वालेकुम। वो इन सबको देखते हुए अपनी कुर्सी तलाश करने लगी, जब सरमद शाह ने बेहद प्यार से सलाम के जवाब देते हुए इसे अपने पास बुलाया। टेबल पर इनके दाएं और बाएं दो कुर्सियां खाली थी, कि एक इसकी थी और दूसरी हमना की, जबकि सानिया इसके सामने पार वाली सीट पर थी। बिना किसी को कोई ख़ास रिस्पॉन्स दिए इस कुर्सी पर आकर बैठी जहाँ सरमद ने इशारा किया था। बेटा सही, आप क्या खाएंगी? हमारे घर में नाश्ते में हर कोई अपनी पसंद का खाना बनवाता है, क्योंकि अक्सर रात का और दोपहर का खाना ये लोग बाहर ही खाते हैं या फिर ये सारे लेट आकर खाते हैं। सुबह का वक्त ही होता है जब हम सब घर में साथ होते हैं। हमारे घर का एक असूल है, नाश्ता सब मिलकर करते हैं, इसलिए हम सब कब से आपके आने का इंतज़ार कर रहे थे। ज़रीन ताई ने बेहद प्यार से कहा। ओ, आप सबको मेरी वजह से बहुत इंतज़ार करना पड़ा, इसलिए मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। लेकिन आप लोग खाना खा लिया करें, क्योंकि मैं तो वैसे भी यहाँ से चली जाऊँगी, तो मेरी वजह से आप लोग को अपनी रूटीन ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। वो बहुत लेदी अंदाज में कहती सामने चंगेज़ में बड़ा पराठा उठाकर अपनी प्लेट में रख चुकी थी। माशाल्लाह मेरी जान, आज भी आपको आलू का पराठा बहुत पसंद है। जब आप यहाँ आई थी ना, तब भी फरमाइश करके मुझसे आलू का पराठा बनवाती थी। और फिर दारम साई के साथ तो आपकी ज़िद थी, जो दारम साई खाएंगे मैं वही खाऊंगी। ज़रीन ताई मुस्कुराते हुए बोली तो इसके हाथ रुक गए थे। वैसे मैं भी आज आलू वाला पराठा ही खाता। आपको याद भी नहीं होगा बेटा सही, आप सिर्फ चंद दिन ही यहाँ रुकी थी, लेकिन दारम साई के साथ आपकी ऐसी दोस्ती हो गई थी कि जब तक आप आधा पराठा ना खा लेती, दारम साई पराठे को छूते भी नहीं थे। ज़रीन ताई अपने ध्यान में बोले जा रही थी, जबकि इनकी बात पर सब लोग मुस्कुरा रहे थे। आपको पता है बेटा साईं, 15 साल बाद आज दारम साई ने फरमाइश की थी आलू के पराठे की। यकीनन आपके लिए की होगी। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे ये पसंद नहीं, बस अच्छा लगा उठा लिया, वरना तो मैंने कभी इसे टेस्ट भी नहीं किया और ना ही मुझे इसका टेस्ट पता है। तो इंतज़ार किस चीज़ का करियो? अगर देखने में अच्छा लग रहा है तो खाने में भी अच्छा लगेगा। शुरू करो, सनान ने इसे देखते हुए मुस्कुरा कर कहा। आई थिंक ये मेरे लिए नहीं है, जिसके लिए वही खाए। मुझे कुछ और बना दे। वो पराठा वापस चंगेज़ में रखते हुए बोली। इसे किसी का हिस्सा खाने की आदत ना थी, वो तो यहाँ भी अपना हक लेने आई थी। ये किसी गैर का नहीं है जिसका इसकी हर चीज़ पर तुम्हारा बराबर का हक है, असगर शाह ने मुस्कुरा कर कहा। ये जाने बगैर कि वहाँ कोई और भी मौजूद है जिसकी सारी बात से सर से पैर तक सुलग उठा। दारम साई है कहाँ? यहाँ नाश्ता शुरू हो चुका, ना तो साहिर साई यहाँ है और ना ही दारम साई, जबकि मैंने कहा भी था कि आप लोग मुझे टेबल पर मिलो, सब लोग मुझे टेबल पर मिलो आज।
ताया साई बहुत गुस्सा हो रहे थे, जबकि दारम को देखने के लिए तो खुद भी बहुत बेचैन थी। रात के अंधेरे में इसने जो बेबाकी दिखाई थी, इसका इनाम वो इसे दिन के उजाले में देने का इरादा रखती थी। वो जानना चाहती थी जब इसकी रात वाली हरकत वो सबके सामने बताएगी तो वो क्या रिएक्शन देगा। वैसे भी जैसे इसके ख़ानदान के मर्द देते हैं, इसे यकीन था। वो मर्दान खाने में सुबह सुबह कुछ लोग आए, गाँव के कोई मसला हो गया, वो सब लोग वहीं बैठे हुए। दारम साई और साहिर साई भी वहीं है। ताया साई, सनान ने बताया। ताया साई बिना कुछ बोले हाँ में सर हिला गए। इसने बड़ी मुश्किल से आधा पराठा खाया। इसे ख़त्म करना वाकई इससे वक्त से बाहर था। क्या वो बेटा साई नहीं खाया जा रहा? धर्म साई ने तो पहले ही कहा था कि एक ही बनाए, आधा मेरा और आधा मेरी दूर का। इतने अच्छे से जानता है ना धर्म साई, तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बदली हो। इतने सालों में वैसी की वैसी हो आई हो। जरीन ताई ने मुस्कुराते हुए कहा, कल इनका लहजा बहुत लिया दिया था, लेकिन अब वो बिल्कुल नॉर्मल थी। शायद ये सब लोग दिखावा कर रहे थे। अजीब मिठास भरे लहजे थे इनके। वहाँ मौजूद हर शख्स इस वक्त सिर्फ और सिर्फ नूर को अहमियत दे रहा था, और सना ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो गुस्से से वहाँ छूटती अंदर चली गई। वो तो खुदा का शुक्र है ज़रा किसी ने महसूस नहीं किया इस बात को, वरना जरीन बेगम तो परेशान हो गई थी। मेरी जान, रोना बंद करो। क्या हो गया तुम्हें? इस तरह रोने से क्या हो जाएगा? मिलता वही है जो नसीब में लिखा होता है। हम नसीब का लिखा बदल तो नहीं सकते। तुम्हें इस तरह से वहाँ से उठकर नहीं आना चाहिए था। क्या सोच रहे होंगे सब लोग अपनी बेटी को? सबके पीछे अचानक उठकर अंदर आते थे, कोई इसके पीछे आई थी। अम्मा साई, मैं क्या करूँ? मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। बस सब कुछ वो लड़की मेरे सामने मुझसे दारम साई को छीन कर ले जाएगी और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। अम्मा साई प्लीज़ कुछ करें। ताई अम्मी ने आपसे मेरा रिश्ता मांगा था ना, आपने भी इन्हें हाँ कर दी थी, तो फिर ये सब लोग नूर को इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं? ताया सही और सनान अदा क्यों दारम साई पर नूर का हक कह रहे हैं? इस पर भला नूर का हक कैसे हो सकता है? वो तो मेरे है ना, तो इन पर मेरा हक होना चाहिए। उठे चले और अभी इसी वक्त जाकर ताया साई और ताई अम्मी से बात करें। इन्हें बताएं कि तारम साहिब मेरे। उठे और चले अभी मेरे सामने बात करें। वो इनका हाथ था, मैं इन्हें ज़बरदस्ती उठने पर मजबूर करने लगी। सना बेवकूफ़ लड़की, क्या बचपन है? हाँ, ये सच है कि हमने तुम्हारा रिश्ता दारम साहिब को दिया था, लेकिन हालात अब पहले जैसे नहीं है, और वो सिर्फ एक सरसरी सी बात थी जो वक्त के साथ ख़त्म होगी। तुम्हारा दारम साहिब पर कोई हक नहीं है, हक वो लड़की रखती है। तुम्हारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। बेहतर है कि इन्हें भूल जाओ। खबरदार जो तुमने कोई भी उल्टी सीधी हरकत देखी, आइंदा मैं तुम्हारे मुंह से इस तरह की कोई बात ना सुनूं। हम जल्दी तुम्हारे लिए कोई अच्छा रिश्ता देकर तुम्हारे हाथ पीले कर देंगे। लेकिन तुम्हारे नसीब में धर्म साई से भी ज़्यादा अच्छा इंसान लिखा होगा। वो तो खुदा का शुक्र के बाद ज़्यादा आगे बढ़ी नहीं, बल्कि दारम साई के तो कानों में भी अभी तक ये बात पड़ी नहीं कि मैं और भाभी साई तुम्हें और दारम को एक साथ सोच रहे हैं, वरना घर में क़यामत आ जाती। वो इसे समझाती उठकर बाहर निकल गई, जबकि सना को इनकी किसी बात से कोई लेना देना नहीं था। इससे पता था तो सिर्फ इतना कि दारम इसका और वो इसे कभी नूर का नहीं होने देगी। एडी तुरी अम्मी लागनी है ना। जल्दी चलें तारम साई, बहुत भूख लगी है। सुबह सुबह हम कैसे उल्टे सीधे मसले लेकर बैठ जाते हैं? अब इस चीज़ का कोई सर पैर है? मुझे तो समझ में नहीं आता आप कैसे हैं इन सब के साथ अपना दिमाग खपा लेते हैं। मुझसे तो 2 दिन हैंडल नहीं होते ये लोग। वो अच्छा खासा चंचलाया हुआ था, जबकि इसकी बात पर दारम साई की घनी मूँछों तले नाबिल अब मुस्कुराए थे। यही तो तुम्हारे साथ मसला है साहिर साई, तुम इन लोगों की तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ नहीं समझते। जब समझने लगोगे तब तुम्हें ये सब कुछ आसान लगेगा। खैर तुम हाल के रास्ते नाश्ते की टेबल पर जाओ, मैं घर के अंदर से आता हूँ। वो इसे अचानक ही रोकते हुए बोला तो साहिर हैरानगी से देखने लगा। लेकिन मैं वहाँ से क्यों जाऊँ? हम इकट्ठे ही तो जा रहे हैं। वो पूछते हुए एक नज़र गली की जानिब देखा, जहाँ वो अकेली शायद हवेली देखने की घर से भटक रही थी। तो कज़न साई आ रही हैं? सही है, आप जाएँ, हम हाल के रास्ते से आते हैं। वो बिना कोई बहस किए वहाँ से बाहर निकल गया, जबकि दारम साई दिलकशी से मुस्कुराते हुए अपने कदम इसकी जानिब बढ़ा चुका था। अपने सामने खूबरू नौजवान को आते देख एक पल को ठहरी थी। क्या वो इसे पहचान चुकी थी? ये गलत फहमी थी? वो खुद से सवाल करती आगे बढ़ी। नाश्ता कर लिया? वो इसके सामने रुकते हुए पूछने लगा तो नूर ने एक नज़र इससे देखा। क्या हम पहले मिले? इसने काफ़ी देर के बाद सवाल किया तो दारम साई का कहका बेसाख्ता था। जी हाँ जानम साई, मुलाकात तो हमारी हो चुकी और यकीन करें इतनी दिलकश और ख़ूबसूरत मुलाकात थी कि दारम शाह अब तक इस मुलाकात के हसार में पूरी तरह से कैद है। वो फासला मिटाता इसके बिल्कुल करीब सरगोशीनुमा आवाज़ में बोला। ओ तो तुम वही हो जिसने कल रात मेरे साथ बदतमीज़ी की थी? तुम्हारा ज़बान संभाल कर। हमारे यहाँ की औरतें अपने सर के साइंसी और बदतमीज़ाना अंदाज में बात नहीं करती। अगर अब तुम्हारी ज़बान से तुम निकलो तो ज़ुबान गुद्दी से खींच लूँगा। इसकी धाड़ पर इसका अंदर इस दिल कांप उठा था। तुम मुझसे क्या कहा? फिर से कहना। इसके दोबारा तुम कहने पर इसके इतने करीब आ गए कहीं दोनों में इंच भर का भी फासला भी ना रहा। मेरा मतलब आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। आपने कल रात मेरे साथ बदतमीज़ी की है। मैंने कोई बदतमीज़ी नहीं की, अपना हक लिया, वो भी बिल्कुल थोड़ा सा। और वैसे भी मुझे 15 साल इंतज़ार करवाया तुमने, इतनी सी सज़ा तो बनती है। वो बेबाकी से इसकी गर्दन से दुपट्टा हटाकर अपना दिया हुआ निशान देखने लगा। ज़रा से निशान पर इतने ड्रामे करियो और जब मैं पूरा हक लेने पर आ गया तब क्या करोगी?
इसके निशान को नरमी से सहलाते हुए उससे सवाल कर रहा था। मैं ताया साईं को बताऊंगी तो वो क्या करेंगे? वो पूछेंगे आपसे। हमारे यहाँ बाप अपने बेटों से ऐसे सवाल नहीं पूछते, लेकिन फिर भी अगर तुम बताना चाहती हो तो आजमा कर देख लो। यकीन करो तुम्हारे बताने से फ़ायदा मुझे ही होगा। खैर दुपट्टा सर पर लो, मुझे पसंद नहीं मेरी मन को वहाँ नंगे सर मुलाजमों के बीच घूमती रहे। अब यहाँ मेरे पास आ गए तो मेरे असूलों को भी अपने छोटे से दिमाग में बिठा लो। दारम शाह की मलकियत तो तुम अपने आप को हर बुरी नज़र से बचा कर रखना फ़र्ज़ है तुम्हारा। मुझे मेरी अमानत में रत्ती भर ख़यानत पसंद नहीं। जाओ आराम करो, रात को मुलाकात होगी अंधेरे में। वो नरमी से इसका गाल थपथपाता आगे बढ़ गया, जबकि इसे खुद पर हैरत हो रही थी कि वैसे कुछ बोल क्यों नहीं पा रही। अजीब आदमी, ये समझता क्या अपने आप को? इसको क्या लगता है ये मुझे ज़बरदस्ती से रिश्ते पर राज़ी करेगा? इसकी हिम्मत कैसे मुझे अपनी मलकियत कहने की? और इसको क्या लगता है वो मुझे अपनी मलकियत कहेगा तो मैं इसकी मलकियत बन जाऊँगी? नहीं, कभी नहीं। मैं इसकी किसी की गुलामी नहीं करूँगी। और मुझ पर चिल्ला रहा था, ऊपर से कैसे कह रहा था कि मैं इसे आप कहूँ। मैं क्यों इसे आप कहूँ, बल्कि मैं इससे बात ही क्यों करूँ जब मेरा इससे कोई लेना देना ही नहीं है तो। हाँ, मैं इसके मुँह ही नहीं लगूंगी। अजीब किस्म का आदमी है, ऐसे लोगों से दूरी बना कर रहना ज़्यादा बेहतर है। मेरे ख्याल में मुझे बाबा साईं से बात करनी चाहिए, इससे पहले कि फजूल आदमी और फ्री हो। लेकिन क्या इतनी जल्दी बात करना बेहतर रहेगा? मुझे पहले कुछ दिन सारी सूरत हाल को समझ लेना चाहिए। और ये प्यार ड्रामे तो मैंने वैसे भी नहीं करने। मैं बाबा को भी बता दूंगी कि मैं यहाँ सिर्फ अपनी जायदाद के लिए आई, मुझे इनके प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा चाहिए जो मेरी आने वाली ज़िंदगी को आसान कर दे। मैं इस सबको पहले क्लियर कर दूंगी कि मैं यहाँ से अपनी जायदाद के लिए आई और जायदाद के काम भी काफ़ी दिन लग जाएंगे। बेहतर है मैं इस आदमी के मुँह ही ना लगूँ, ना ही इसके सामने आऊँगी और ना ही इससे ज़्यादा बात करूँगी। और जब मेरे सामने आता है फजूल की हरकतें करना शुरू कर देता है। इससे दूरी बना कर रखनी पड़ेगी, ये आदमी मेरे लिए बुरा साबित हो सकता है। वो अपनी सोचों में मसरूफ़ थी कि इसका फ़ोन बजा। इसके फ़ोन पर समरा का फ़ोन कम ही आता था। इसने यकीनन अपनी लालच के लिए फ़ोन किया होगा। वो नफ़ी में सर हिलाते हुए फ़ोन को कान से साथ लगा चुकी थी। कैसी हो मेरी जान? मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। अभी भी तुम्हें गए हुए दिन ही कितने हुए हैं? और देखो मॉम, मैं अभी कुछ नहीं हो सकता। अभी मैंने इनसे बात नहीं कर पाई। बाबा बहुत ज़्यादा बीमार है, इनकी तबीयत कुछ ठीक होगी तो मैं इनसे बात करूँगी। तब तक के लिए आप बार बार फ़ोन करके मुझे डिस्टर्ब ना करें। वो एक ही लाइन में अपनी बात मुकम्मल करती फ़ोन रख चुकी थी। इसका मूड ख़राब हो चुका था। वो जानती थी इसकी माँ ने इसे फ़ोन क्यों किया था। वो कहाँ इसे फ़ोन करती थी, इससे इसका हाल पूछती थी या फिर इसे मिस करती थी। ये सारे दिखावे तो वो दौलत करवा रही थी जो इसके हिस्से में आने वाली थी। दौलत भी कितनी अजीब चीज़ है ना, किसी को सारी ज़िंदगी भर के लिए पराया कर देती है, किसी को अपना बनाने में वक्त नहीं लगाती। वो भी तो यही कर रही थी, जिनसे वो कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी, दौलत के लिए इनके पास आ गई थी, जायदाद में अपने हिस्से के लिए यहाँ तक आ गई थी। इसमें और समरा में फ़र्क क्या था? समरा भी पैसों के लिए कुछ भी कर सकती थी और वो भी पैसों के लिए अपने ही बाप के जज्बात के साथ खेल रही थी। लेकिन फ़र्क था, समरा ने वो भूख नहीं देखी थी जो इसने देखी थी। समरा ने ज़िंदगी के हर मुश्किल कदम पर अपने हुस्न को इस्तेमाल किया था, लेकिन वो ये नहीं कर पाई थी। इसने कभी अपनी ज़िंदगी में किसी गैर मर्द को जगह ना दी, क्योंकि वो बचपन से जानती थी कि इसकी जिस्म और रूह पर किसी का हक है और वो शख्स अपना हक सूद समेत वापस लेगा। वो बहुत छोटी सी थी, सिर्फ 4 साल की, लेकिन वो दिन आज भी से याद था जब इसे दुल्हन बनाया गया था। इस पर किसी किस्म की कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की गई। इसने खुद अपनी मर्ज़ी से निकाहनामे पर अपने टेढ़े मेढ़े साइन किए थे। कितनी खुश थी वो इस दिन। इसका दोस्त, इसका बेस्ट फ्रेंड हमेशा के लिए इसे दे दिया गया था। अब ना तो वो सना के साथ खेल सकता था और ना ही किसी और का दोस्त बना सकता था। इस पर सिर्फ दरे नूर का हक था। इसकी ज़िंदगी में कभी भी कुछ अच्छा नहीं हुआ था जिसे यादगार बनाकर हमेशा याद रखती। इसने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ मुश्किलात ही देखी थी और इन सब चीज़ों से पहले जो 4 साल की उम्र में इसके साथ हुआ वो अच्छी यादों में बार बार याद करने की वजह से ज़हन के पर्दों पर महफूज हो गया था, जिस पर सैयद दारम शाह के नक्श बहुत मजबूत थे। वो पहले नहीं जानती थी इसका दारम के साथ जो रिश्ता वो इतना मजबूत है, लेकिन फिर इसकी माँ ने इसे बताया कि अगर अपने बाप के साथ जाएगी तो इसे हमेशा के लिए वहाँ कैद कर लिया जाएगा, क्योंकि वो दारम शाह के निकाह में और इस पर हक रखता है। वो इसको मानने या ना मानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो इसके साथ जो भी चाहे कर सकता है। इसलिए वो चाहती थी वो दारम से दूरी रहे, इससे फासला बना कर रखे, क्योंकि इसके इरादे साफ बता रहे थे वो इसे आसानी से नहीं छोड़ेगा। लेकिन वो तो समरा की बेटी थी, वो इसे मजबूर कर देगी तलाक देने पर। लेकिन सरमत शाह एक ही सी, हर कोई सरमत शाह नहीं होता जिहड़ा मजबूर हो भी जाएगा। वो दारम शाह के सामने अपने आप को इस तरह से पेश करने वाली थी कभी भी इसे बीवी के रूप में कबूल ना करे। लेकिन इसके लिए इसे बहुत मेहनत करनी थी। न जाने इसके बाप इसे कुछ देने पर राज़ी भी होगा या नहीं। इसे किसी भी हालत में अपना हिस्सा चाहिए था, जिसके लिए इसने अभी कुछ दिन तक यहीं रहने का फ़ैसला किया ताकि वो चीज़ को पूरी तरह से हैंडल कर पाई। ये मसला इतना भी आसान नहीं था जितना वो सोच कर यहाँ आई थी। आओ बेटा साईं, नीचे चलो, खाना खा लो, तुम्हारे बाबा साहब इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे भी कुछ नहीं खाना, जब मुझे भूख लगेगी मैं खुद खा लूँगी, वो इनसे कहती एक बार फिर से अपने मोबाइल में मसरूफ़ होगी। बेटा साईं, दारम साईं भी खाने की टेबल पर है। सुबह किसी काम की वजह से वो तुम्हारे साथ नाश्ता नहीं कर सका, इसलिए वो तुम्हारे साथ नाश्ता करना चाहता है। आई एम सॉरी आंटी, मुझे भूख नहीं, मैं बाद में खाना खा लूँगी। इन्हें कह दें कि मेरे लिए इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। अभी मेरा खाना खाने का बिल्कुल भी मूड नहीं है और प्लीज़ आप मुझे बार बार ना कहें। मैं जब से यहाँ आई हूँ मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं यहाँ अपनी सबकी मर्ज़ी की पाबंद हो गई हूँ। एक बार खाना खाने के लिए कहते हैं फिर पीछे पड़ जाते हैं और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं।
इज़्ज़त नहीं रहा इन अदर वर्ड्स, मेरे को पूछो। मैं अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी गुजारती हूँ, तो प्लीज़ मुझे फ़ोर्स ना करें, मेहरबानी होगी प्लीज़ दरवाज़ा बंद करके जाएँ। वो उकताहट से कहती, बदतमीज़ी कर गई हमना, इस बार भी कुछ नहीं बोल पाई। हमना इतनी देर लगा दी, मेरी बेटी को बुलाओ कि कुछ खाओ, कुछ खाऊं, मैं भी बहुत भूख लगी है मुझे। सरमा शाही से देखते हुए कहने लगे, साईं से भूख नहीं है, वो कहती है बाद में खाना खाएगी भी, इसका कुछ भी खाने को दिल नहीं कर रहा। नाश्ता भी इसने देर से किया था ना, तो चाची साहब बुला कर लाएं, अगर नहीं खाती कुछ भी तो कुछ कोई बात नहीं, कम अज़ कम साथ ही बैठ जाए। चाचू साहब का कितना दिल है इसके साथ बात करने का, और ये मैं क्या सुन रहा हूँ। कल मेरे आने से पहले यहाँ कौन सा तमाशा हुआ, मुझे भी बताएं। क्या कहती है आपकी लाडली, कोई मसला तो मुझे बताएं, मैं हल कर देता हूँ। अरे नहीं बेटा साईं, कोई मसला नहीं है, क्या होगा, बस नाराज़ है मुझसे, नाराज़गी जता रही है अपनी, मैं मना लूँगा, ऐसे यकीन है मुझे। हमने ये खाना उठा लो, जब इसे भूख लगेगी मुझे बुला लेना, इसके साथ ही खाऊंगा। इन्होंने मुस्कुराते हुए इससे कहकर हमना को मुखातिब किया, लेकिन आपको बहुत सख्त भूख लगी थी चाचू साईं, आप इस तरह से छोड़कर क्यों जा रहे हैं, आप शुरू करें, वो आती होगी। दारम साई को इनका ही उठना बहुत बुरा लगा। नहीं बेटा साईं, मैं तो बस इसके साथ थोड़ी देर वक्त गुजारना चाहता था, खाने का क्या, वो तो मैं बाद में भी खा लूँगा। आप बैठे, मैं बुला कर लाता हूँ इसे। वो इनसे कहता उठकर खड़ा हो गया, वो इसे रोक भी ना पाए। चल दारम साईद, अभी मौका चाहिए। आप इस तरह से मेरे कमरे में नहीं आ सकते। इसे बिना इजाज़त कमरे में दाखिल होते देखो बेड से उठ खड़ी हुई। मैं इस तरह भी आ सकता हूँ और उस तरह भी, कोई भी रोकने वाला ही पैदा नहीं हुआ मुझे इस घर में। चलो बाहर चल के खाना खाओ, मुझे भूख नहीं है, मैं बता चुकी हूँ हमना आंटी को, जब भूख लगेगी तब मैं खुद खा लूँगी। आप जाएँ यहाँ से, और इस तरह कोई मेरे कमरे में आए मुझे बहुत बुरा लगता है। बेहतर होगा आप ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आए, मैं आखिरी बार समझा रही हूँ, मुझे मेरी प्राइवेसी बहुत अजीज़ है, इसलिए बेहतर होगा कि आप सब लोग अपनी हद में रहे। वो अपने लहजे में सख्ती पैदा करते हुए बोली। जब अचानक तारब साईं ने इसकी कमर में हाथ डालते हुए इसे अपने बेहद करीब खींच लिया। मैं पहली और आखिरी बार समझा रहा हूँ, मेरी बात कान खोलकर और दिमाग ठिकाने पर रखकर सुन लो और समझ लो। मैं जब एक बार कोई बात कहूँ तो फ़ौरन मान जाया करो, क्योंकि मैं फ़िलहाल तुम पर किसी किस्म की कोई सख्ती नहीं करना चाहता। ये सच है कि तमाम हकूक़ महफूज रखता हूँ मैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम शादी से पहले या बाद में मेरे बारे में कुछ भी उल्टा सीधा सोचो। मैं तुम्हारे साथ अपनी अच्छी यादें बनाना चाहता हूँ। जानम साईं, मुझे बुरा बनने पर मजबूर मत करो। तुम अच्छे लोगों की तरह इस घर में रहो, क्योंकि बुरों के साथ मैं बहुत बुरा हूँ। तुम्हारे नखरे पसंद है, मुझे इसलिए सलामत है। जिस दिन ये सर चढ़ गया, इस दिन ना तो नखरे सलामत रहेंगे, ना ही नखरे दिखाने वाली। तुम्हें यहाँ बसाया तो बेहतर है यहीं पर रहो, वो अपने दिल पर हाथ रखते हुए बोला। यहाँ मत चढ़ो, इसका दूसरा इशारा अपने सर की जानिब था, वरना वहाँ पहुँचाने में मुझे ज़रा वक्त नहीं लगेगा। इसका तीसरा इशारा अपने पैरों की जानिब था। इसकी बात का मतलब समझकर नूर को आग ही लग गई। क्या मतलब है आपकी इस बात का, आप मुझे अपना गुलाम बना कर रखना चाहते हैं, आपको क्या लगता है। चुप चुप, हम शाह हैं जानम साईं, शाहों के खून में बेगम को दिल की सल्तनत की मलका बनाया जाता है, ग़ुलाम नहीं। लेकिन जब यही मलका दिल की सल्तनत जला दे तो फिर इसका मुकाम नीचे गिर जाता है। ग़ुलाम नहीं, ग़ुलाम से बदतर। लेकिन बात औकात की है। अब देखना पड़ेगा तुम्हारी औकात क्या। अगर मलका बनना चाहो तो मोस्ट वेलकम, बाकी अपने दिल से खुशफहमी निकाल दो जो तुम लेकर यहाँ आई हो। चलो भूख लगी है मुझे और चाचू साईं को भी। जितना पराठा तुमने नाश्ते में मेरे लिए छोड़ा था, इससे मेरा कुछ नहीं बना। चलो अब ज़्यादा वक्त नहीं है मेरे पास, मुझे ज़रूरी काम के लिए कहीं जाना है। वो उसका हाथ थाम कर अपने साथ ले जाने लगा। इसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन न जाने कि उसके हाथ से अपना हाथ छुड़वा नहीं पा रही थी। एक तो इसका हाथ बहुत मजबूती से इसके हाथ में कैद था, दूसरा वो खुद में हिम्मत नहीं कर पा रही थी अपना हाथ इसके हाथ से आज़ाद करवाने की। ले चाचू साईं, आ गई आपकी डालडी, चले अब खाना शुरू करें। मुझे चाचू साईं के साथ वाली कुर्सी पर बिठाकर खुद भी बैठ गया। इसके बैठने पर जहाँ चाचू साईं खुश हो गए थे, वहीं हमना के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो जल्दी जल्दी इनके लिए खाना लगाने लगे, जबकि खाने के दौरान बार बार इसे मुखातिब करते हुए इसे कुछ ना कुछ खाने को देता, चाचू साईं को देना कहता। वो मजबूर होकर वो चीज़ सरमद शाह के सामने रख देती। नहीं बेटा नहीं, इस वक्त तुम ना तलाक की बात हरगिज़ मत करना। ये ना हो कि वो लोग कोई शर्त रख ले। तुम तकरीबन 1 महीना सुकून से वहाँ रहो, कोई भी डिमांड करने की ज़रूरत नहीं है जब तक तुम्हारे अब्बू बिल्कुल ठीक नहीं हो जाते। और अपने बाबा के साथ ना थोड़ी बहुत अटैचमेंट शो करो, ताकि इन्हें लगे कि तुम इनसे मोहब्बत करती हो और इनके लिए वहाँ गई हो। देखो बेटा, पैसे ऐसे ही नहीं मिल जाते, इनके लिए बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते। तुम्हें सबके साथ बना कर रखनी पड़ेगी। तुम्हें सबको ये जाहिर करना होगा कि तुम इन्हीं में से एक हो। हाँ, दारिम के साथ ज़्यादा करीब होने की ज़रूरत नहीं, बल्कि कोशिश करो कि इससे दूरी रहो। जिस तरह से तुम बता रही हो वो तो काफ़ी ख़तरनाक किस्म का इंसान है, इससे ज़रा फासला रखो, लेकिन अपने बाबा के लिए वक्त निकालो। वहाँ मौजूद बाकी लोगों के साथ भी तो घुलो मिलो, तुम्हारी उम्र की भी लड़कियाँ वहाँ, इससे थोड़ी बहुत दोस्ती करो। देखो, इससे फ़ायदा हमारा ही होगा। हो सकता है तुम्हारा अच्छा बिहेव देखकर तुम्हें इससे ज़्यादा मांगने की ज़रूरत ही ना पड़े, वो खुद ही तुम्हारा हिस्सा तुम्हें दे दे। क्योंकि तुमने इस तरह से अचानक से अपना हिस्सा मांगा, तो हो सकता है वो तुम्हारे सामने किसी किस्म की कोई शर्त रखते जो मानना तुम्हारे लिए मुमकिन ना हो।
मॉम मैं अपने हिस्से के लिए कुछ भी कर जाऊंगी। लोग दौलत के लिए क्या कुछ नहीं करते, मैं भी दौलत के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अगर मुझे अपने हिस्से की जायदाद के लिए दानिमशाह से शादी भी करनी पड़ी तो मैं कर लूँगी और बाद में तलाक ले लूँगी, जिस तरह से आपने ली थी। मेरे पास बहुत ऑप्शन है मॉम, मैं कोई ना कोई हल निकालूंगी। जहाँ तक आप कहती हैं लोग अपनी बेटी को जायदाद में हिस्सा नहीं देते, बेटों को देते हैं। अगर मुझे जायदाद के लिए शादी भी करनी पड़ी तो मैं कर लूँगी। हक महर में कुछ ना कुछ तो हाथ आएगा। एक आसान ज़िंदगी के लिए मेरे लिए वही बहुत होगा। इसकी सोच बहुत दूर तक जा चुकी थी। समरा इसे सुनकर हैरान भी थी और परेशान भी। आखिर इसके दिमाग में क्या चल रहा था। वो जायदाद के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। ये ना हो कि अपनी बेवकूफ़ी में वो दानिमशाह से शादी कर ले, जिसका अंजाम बहन की सूरत में इसे और माई को भुगतना पड़ता। लानत है वैसे इदा दे औरत दे उत्ते ते अगो धी देखो, धी भी मां नूं सारा कुछ राजदार बनाया होया, जिद्दां मां बड़ा हज करके गई सी इत्थों। लेकिन वो बस जैसे परवरिश हुई है उन्हें तो वही कोशिश करना, उन्हें तो बाकी ड्रामा ही लगना। घर में कोई नहीं है क्या? इस वक्त वो कमरे में बैठ कर काफ़ी बोर हो चुकी थी, इसलिए नीचे आई तो किसी को बिना पाकर वहीं टीवी देखती सना से सवाल करने लगी। इसने एक नज़र मुस्कुराकर इसे देखा। इसकी मुस्कुराहट इतनी बनावटी थी कि साफ पता चल रहा था जिसे ज़बरदस्ती मुस्कुराने पर मजबूर किया जा रहा है। ताया साई ज़मीनों पर चले गए, छोटे ताया साई के साथ। बाबा साई शहर गए हुए हैं सनान अदा के साथ। चाचू साई अपने कमरे में आराम करें। अम्मा साई और बड़ी ताई गाँव में फौतगी पर गई और हमरा चची मुलाजमत से दोपहर का खाना बनवाने में मसरूफ़ है। जरनिश यूनी गई है, जाविश कॉलेज, सानिया स्कूल, साहिर अदा और दारिम साई झिरके पर गए। घर में इस वक्त सिर्फ मैं ही दस्तयाब हूँ। बैठो हम दोनों बातें करते हैं। वो काफ़ी फ्रेंडली होकर बात कर रही थी। नहीं, मेरा बैठने का मूड नहीं। क्या हम कहीं बाहर चल सकते हैं? वो जानती थी वो सिर्फ मजबूरी में से हंस कर बात करी, लेकिन ये इसकी मजबूरी थी कि वो इस वक्त इस हद तक बोर हो रही थी कि इसकी बातों में इंटरेस्ट लेने लगी। बाहर तो हम ऐसे नहीं जा सकते, किसी मर्द का तो साथ होना ज़रूरी है ना। चलो जब तक कोई आता तब तक हम यहीं पर इंजॉय कर लेते हैं, कोई अच्छी सी मूवी देख लेते हैं। शाम को जो भी कोई आया हम इसके साथ बाहर चलेंगे, तुम्हें घुमाने के लिए ले जाऊँगी, पूरा गाँव देख लेना। नहीं, मुझे अभी जाना है। क्या तुम मुझे भी अपने साथ लेके जा सकती हो? वो इसकी बात काटते हुए बोली। ये तो मुमकिन नहीं, मैं चाहे कुछ भी कर लूँ, इस तरह से जाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं मिलेगी। वो इनकार करने लगी। इजाज़त मांग कौन रहा है? आपके घर से बाहर जाने के लिए भी इजाज़त की ज़रूरत है। मैं जा रही हूँ, अगर तुम्हें आना तो बताओ। वो उठकर खड़े होते हुए बोली तो इसकी देरी पर सना की आंखें खुल गई। नहीं, मैं नहीं आ सकती और तुम भी मत जाओ। क्यों बेकार में डांट खाना चाहती हूँ? मेरी मानो तो मत जाओ। तुम नहीं जानती, अगर किसी को पता चल गया ना ये जो तुम्हारी मेहमान नवाजी हो रही है, तुम्हारे लाड उठाए जा रहे, सारे लाड धरे के धड़े रह जाएंगे। वो इसे उकसाने लगी। ये मैंने किसी को नहीं कहा कि कोई मेरे लाड उठाए और मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता। मैं अपनी मर्ज़ी की मालिक हूँ। मैंने फ़ैसला कर लिया, मैं जाऊँगी तो मैं जाऊँगी। ये डर कर और दब कर रहने वाले काम तुम्हारे हैं, मेरे नहीं। बाय। अगर किसी ने पूछा तो बता देना मैं गांव देखने गई हूँ। इससे कहती वहाँ से बाहर निकल गई, जबकि सना तेरी से फ़ोन की जानिब भाग गई। बड़ी फसादर बनी सना। इसने जल्दी से दारम साई को फ़ोन किया। घर से फ़ोन आते देख दारम पहले तो परेशान हुआ, क्योंकि घर का कोई भी फ़र्द इसे इस वक्त तंग नहीं करता था जब वो जरगे में होता। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत? इस वक्त क्यों फ़ोन किया? सब ठीक है ना? इसने फ़ोन कान से लगाते हुए पूछा। वालेकुम अस्सलाम दारम साई, कुछ भी ठीक नहीं है। वो दरअसल नूर ना बिना किसी को बताए घर से निकल गई है, बाहर कहीं घूमने फिरने के लिए। मैंने इसको बताया भी किस तरह घर से नहीं निकलते बिना किसी की इजाज़त के और बिना घर के किसी मर्द के, लेकिन इसने तो मेरी किसी बात को सिरे से अहमियत ही नहीं दी। मैंने इसे चादर लेने के लिए कहा तो चादर मेरे मुंह पर मारकर चली गई। मैंने इसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन मजाल है जिसने मेरी किसी बात को अहमियत दी हो। और तो मैंने इसे बताया भी कि आप गुस्सा होंगे, आपको ये चीज़ पसंद नहीं कि घर की औरतें इस तरह नंगे सर घर से बाहर जाएँ। लेकिन वो तो पता नहीं कौन सी मिट्टी की बनी है। इसने कहा कि मुझसे ये सारी पाबंदियाँ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। दारम साई का हुक्म मानती हूँ कि तुम जैसी लड़कियाँ, मुझ में और तुम जैसी में बहुत फ़र्क है। मैं तो बेकार में शर्मिंदा होगी इसके सामने। मैंने मिन्नतें की इसकी, लेकिन वो तो मुझे इस तरह से ट्रीट करती जैसे मैं इसकी कोई मुलाजिम हूँ। लेकिन मैंने बिल्कुल भी आगे से इसके साथ बहस नहीं की। मैं इसे समझाती रही कि आपको जो चीज़ पसंद नहीं है वो इस घर में नहीं होती, लेकिन मेरे ख्याल में इसकी नज़रों में ना तो आपका हुक्म कोई अहमियत रखता है और ना ही आपकी ज़ात, वरना इस घर में कोई आपका हुक्म ना माने से तो कभी भी नहीं हुआ। ठीक है, वो घर में मेहमान आई है, अभी से ख़ानदान के तौर तरीके नहीं पता, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कोई हरकतें करने पर आ जाए। वो इस घर से सिर्फ इसलिए निकली क्योंकि मैंने इसे बताया कि आपका हुक्म है। इसने कहा कि वो आपका कोई हुक्म नहीं मानती, बल्कि इस दुनिया का कोई भी शख्स इस पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। इसने तो किसी के आने का भी इंतज़ार नहीं किया। मैंने इसे कहा कि ड्राइवर के साथ चली जाए तो भी मुझे अच्छी खासी बातें सुनाकर निकल गई। ये कैसी फसादन फप्पे गुटनी औरत बनी हुई सना। मैंने इससे कहा भी कि गांव में हमारी बहुत इज्जत है, हमारे ख़ानदान की लड़कियां अपने लिबास और तरबियत का ख़ास ख्याल रखती हैं, लेकिन मेरे इतने समझाने के बावजूद भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। दारम से चची साई घर पर ही मौजूद थी, लेकिन मजाल है जिसने इजाज़त मांगने फिर जाने से पहले बताने की जहमत की हो। टू टू टू, ओए ओए बिस्ती जी नहीं हो गई। एक बंदा भौंकी जा रहा है, नॉन स्टॉप भौंकी जा रहा है, टू 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 हो। वो न जाने क्या क्या बोल रही थी जब अचानक उनमें फ़ोन बंद होने की आवाज़ टकराई। अरे ये क्या दारम साई, आपने तो फ़ोन ही बंद कर दिया। अपनी लाडली के करतूत सुन तो लेते। वो बदमज़ा हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर लड्डू फूट रहे थे। आज इसकी मन की मुराद पूरी होने जा रही थी। वो जानती थी दारम साई का प्यार मोहब्बत सब अपनी जगह, लेकिन अपने रीत रिवाज और सकाफत के खिलाफ कदम उठाने वाले को जिंदा ज़मीन में गाड़ देते। हाले तेन पता नहीं है, उधर दिल का मामला, उधर 7 खून भी माफ़ आ।
वह न जाने किस तरफ निकल आई थी। आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती, पहले तो आबादी के जाने पाई जहाँ वो इसे कोई देख रहा था। इसे समझ नहीं आता ये सब लोग इसे घूरे क्यों चाह रहे हैं। ये लोग गांव में फैशन इतना भी पीछे नहीं था कि इस बात का अंदाज़ा इसने इन लोगों की ड्रेसिंग से लगा लिया था। हवेली के अंदर भी साविश जना जरनिश, यहाँ तक कि सानिया भी अपनी ड्रेसिंग काफ़ी जदीद और डिज़ाइंस को मद्देनजर रखते हुए करती थी। इसे समझ नहीं आ रहा था खुद इतने फैशनेबल होने के बावजूद सब लोग इसे क्यों इस तरह से घूरे। वो भी तो इन्हीं की तरह थी, इन्हीं की तरह के कपड़े शलवार और कुर्ता पहन रखा था इसने, लेकिन फिर भी इसे घूरना था जैसे लोगों ने खुद पर फ़र्ज़ कर लिया था। इसे गुस्सा तो आ रहा था क्योंकि इस तरह के माहौल से पहले वाकिफ़ नहीं थी। अजीब लोग हैं ये सब, मुझे यहाँ से आने ही नहीं चाहिए था। बेहतर था कि ड्राइवर के साथ आती। नहीं यार, ड्राइवर के साथ आती तो वो सना की बच्ची फिर कोई ड्रामा करती। साफ लग रहा था बातें भी ज़बरदस्ती कर रही है मुझसे। मैं कहती हूँ अगर इसे मुझसे बात करना नहीं पसंद तो मुझसे बात करी क्यों नहीं थी। बाकी सब लोग तो इतने अच्छे से बात करते, बस यही अजीब औरत सीधे मुँह बात ही नहीं करती। शायद मैं इसे पसंद नहीं हूँ, लेकिन मैं तो इसे कुछ कहा भी नहीं है, फिर इसे मैं क्यों पसंद नहीं। बाकी सब तो कितने अच्छे हैं, जाविश, जरनिश और सानिया भी बहुत प्यारी है, बस यही कुछ अजीब सी है। पता नहीं इसे कि मुझसे मसला क्या है। बेहतर है मैं इससे भी दूर ही रहूँ। इससे दूर रहना मेरे लिए बेहतर रहेगा। ये ना हो कि बेकार में गले पड़ जाए। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम आगे की जाने बढ़ाती, खुद से बातें करने में मसरूफ़ थी। एक्सक्यूज़ मी, इस पहाड़ के ऊपर जाने का कोई रास्ता है? अपने सामने खूबसूरत तरीन पहाड़ को देखकर इसके दिल में इस पर जाने की ख्वाहिश पैदा हुई। यह पहाड़ नीचे से देखने में इतना खूबसूरत था कि ऊपर से न जाने कितना खूबसूरत होगा। पहाड़ के ऊपर से बहता झरना इसे साफ नज़र आ रहा था, जो देखने में बेहद खूबसूरत नज़ारा पेश कर रहा था। तो इसने फ़ौरन ही वहाँ एक काम करते आदमी से पूछा, जी हाँ बीबी जी, पीछे की जानिब रास्ता है, आप वहाँ से आगे जाएँ और वहाँ से जैसे मुड़ेंगे आपको रास्ता नज़र आ जाएगा। लेकिन बेहतर यही है आप अकेले इस तरफ ना जाए, पहाड़ी रास्ता है, पर बारिश की वजह से रास्ता काफ़ी ख़राब है, नुकसान उठाना पड़ सकता है। आदमी ने तफसील से बताया, शायद वो इसे यहाँ लुत्फ़अंदोज़ होने वाले आने कोई मुसाफिर समझ रहा था। नहीं, मैं तैयार था, जाऊँगी, कोई मसला नहीं होगा। वो इससे कहती थैंक यू कह करके आगे बढ़ गई, जबकि वो आदमी भी इसे जाता देखता अपने काम में मसरूफ़ हो गया। इस आदमी के बताने के मुताबिक ये रास्ता सच में बहुत मुश्किल और पत्थरों से भरा हुआ था। इसके लिए आगे कदम उठाना बेहद मुश्किल था। अपनी मनमर्जियाँ करो तो फिर ही कुछ नहीं होता। लेकिन फिर भी ऊपर जाकर बहते पानी का नज़ारा देखने की ख्वाहिश से आगे आगे ले जा रही थी। वो बिना रुके ऊपर की जानिब जा रही थी। ना जाने कितने लोग इस रास्ते पर कभी ऊपर जाते तो कभी नीचे आते थे। शायद इनका ये रोज़मर्रा का काम था। वो आहिस्ता आहिस्ता इस पथरीले रास्ते की तरफ बढ़ने लगी। अगर इसे ऊपर की जानिब जाने में इतना तजस्सुस ना होता तो शायद वो यहीं से वापस मुड़ जाती, लेकिन ये शौक था जो इसे ऊपर की तरफ लेकर जा रहा था और आखिर में वो यहाँ आ भी गई थी। वो काफ़ी ऊपर तक आ चुकी थी, लेकिन शाम के साए फैलते जा रहे थे। वो अपने साथ कोई मोटी चादर या स्वेटर लेकर नहीं आई थी, इसलिए भी इसे सर्दी भी लग रही थी। लेकिन वहाँ झरने के पास भी जाना चाहती थी। मैं वापस आ जाऊँगी, किसी के साथ अब शाम हो रही है। हवेली के लोग भी परेशान हो रहे होंगे। मैं भी बिना किसी को बताए यहाँ चली और वो सना भी किसी को मेरे बारे में ठीक से कुछ बताएगी, इसकी तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए घर जाने के बारे में सोच रही थी। पता नहीं घर का रास्ता किस तरफ था। वो तो यहाँ आने से पहले कोई साइन बोर्ड भी ध्यान से नहीं देख पाई। वापसी के लिए नीचे की जानिब उतरने लगी कि अचानक इसका पैर फिसला और हवा में इसकी चीख बुलंद हुई। ऐसे कैसे घर से निकल गई? वो तुम्हें पता नहीं, इस गांव के बारे में कुछ भी नहीं पता। वो नहीं जानती कि किस तरफ जाना और किस तरफ नहीं जाना। तुमने इसे मना नहीं किया तक नहीं किया। वो गुस्से से भरा घर वापस आया था। दारम साहब, मैंने इसे बहुत मना किया, इसे बहुत समझाने की कोशिश की कि घर से बाहर ना निकले, लेकिन मेरी बात मानने की बजाय मजीद ज़िद पर उतरी। इतने मना करने के बावजूद इसने मेरी कोई बात नहीं मानी। और तो इसने घर में किसी से इजाज़त मांगना तो दूर, बताना तक ज़रूरी नहीं समझा। अगर इस आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो आप हमना चाची साईं से पूछ लें, वो तो झूठ नहीं बोलेंगी ना। ना तो वो चादर लेकर गई और बाहर किसी को साथ लेकर जाना तो दूर की बात है। मैंने इससे कहा था कि और कुछ नहीं तो कम से कम ड्राइवर को अपने साथ ले जाए, लेकिन ना जी, ना जाने से मुझसे तो इतनी खार खाती है कि मुझसे सीधे मुँह बात ही नहीं करती। चुप हो जाओ सना, इस वक्त मेरा दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं। अगर वो घर से बाहर निकल रही थी तो तुम वहाँ खड़ी तमाशा देखने के बजाय हमना चाची को भी बता सकती थी। मुझे फ़ोन करने से ज़्यादा ज़रूरी था कि घर के लोगों को यह बात बताई जाए, लेकिन ये बात तुमने मुझे फ़ोन करने के 1 घंटे के बाद भी इन्हें बताई। वो बेचारी तो यही सोच रही थी कि ऊपर कमरे में इस घर में ऐसे 2 दिन भी नहीं हुए। गांव के बारे में वो क्या जानती है जो इस तरह से इसे बाहर जाने दिया? अगर इतना ही मसला था तो तुम्हें तो तुम चली जाती इसके साथ। अगर फिर भी ज़्यादा मसला था तो मुझे फ़ोन कर देती। इसके जाने के बाद भी फ़ोन किया था ना, तुम तो मुझे पहले कर देती, मैं कोई हल निकाल लेता। इसका बस नहीं चल रहा था, वो गुस्से से कुछ कर डाले। दारम साईं, आप सना पर गुस्सा क्यों हो रहे हैं? इस बेचारी का क्या कसूर है? वो घर की लड़कियों की अहमियत देती कहाँ है? इनसे बात करना तक करना, इन्हें मुँह तक लगाना तो पसंद नहीं करती। वो खुद ही एक पागी लड़की है। इसके नाज़ो अंदाज से आपको पता नहीं चलता कि इसके तौर तरीके क्या हैं। ज़रीन ताई से अपनी बेटी की बेइज्जती बर्दाश्त ना हुई, इसलिए दारम को मुखातिब करते हुए बोली, चाची साईं, इस वक्त मैं इसे कुछ नहीं कह रहा, बाकी बातें घर आने के बाद होंगी। एक बात कान खोल कर सुन लो सना, अगर इसे कुछ भी हुआ ना तो इस चीज़ का नुकसान इसे नहीं तुम्हें उठाना पड़ेगा, क्योंकि वो इन सब चीज़ों से अनजान है। लेकिन तुम इस हवेली के एक एक असूल से वाकिफ़ हो। वो एक निगाह से देखता तेरी से घर से बाहर निकल गया, जबकि इसके जाते फजान चाचू साईं ने भी गुस्से से देखा। बाबा साईं, मैंने बहुत कोशिश की थी इसे रोकने की, वो सफाई देते हुए नजर झुका के। एक बात याद रखना बेटा साईं, वो भी इस घर की बेटी और हम बेटियों के हकूक़ में मिलावट बर्दाश्त नहीं करेंगे।
समझाओ इसे, सर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं, अभी वक्त है, बेहतर है संभल जाए। समझाओ इसे, इसकी एक गलती मुझे मेरे भाइयों के सामने सर उठाने के काबिल नहीं छोड़ेगी। वो गुस्से से ज़रीन बेगम को देखते अपने कमरे की जानिब चले गए। वो आज ही शहर से लौट कर आए थे, अभी तक इनकी मुलाकात नूर से भी नहीं हुई थी। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया सना, लेकिन शायद तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती। क्या चाहती हो तुम? क्यों की तुमने ये हरकत? अगर वो घर से बाहर जा रही थी तो हमला घर पर थी, तुम्हें इसे बताना चाहिए था। लेकिन तुमने क्या किया? हमना से ये बात छुपाने की कोशिश की। तुमने हमना को बताया नहीं कि वो घर से निकल गई है। तुम दारम साई को फ़ोन करने भाग गई। तुम नूर के होते हुए तो फ़ोन करके इजाज़त मांग सकती थी। तुम दोनों ड्राइवर के साथ चली जाती, इसे अकेले क्यों जाने दिया? कि तुम नहीं जानती गाँव दुश्मनों से भरा पड़ा। अल्लाह ना करे अगर बच्ची के दुश्मनों के इलाके में चली गई तो फिर क्या होगा? इससे गुस्सा अपनी जगह, तुम इसे पसंद नहीं करती, मैं ये बात जानती हूँ, लेकिन तुम ऐसी हरकत करोगी मैं सोच भी नहीं सकती थी। जैसे तारम से घर वापस है तुम इनसे माफ़ी मांगोगी, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये बात याद रखना। वो बेहद गुस्से से कहती, खुद भी परेशानी से बाहर आ बैठी। इन्हें भी यही सोच बार बार परेशान करी थी कि ना जाने नूर कहाँ चली गई होगी। वो पागलों की तरह इसे पूरे गाँव में ढूंढ रहा था। आखिर वो इस तरह कहाँ जा सकती थी? एक तो वो गांव के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, दूसरी यहाँ गांव के बीचों बीच मलक के आदमी घूम रहे थे जो इसे नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। वो साहिर और सनान पर भी खास ध्यान रखता था कि कहीं मलक के लोग इन लोगों दोनों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करें, क्योंकि जब से इसने मलक को जेल भेजा था वो खुलेआम धमकियां देने पर उतर आया था। इसने एक लड़की के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी। ये बात इसके गांव के हदूद के अंदर नहीं हुई थी, इसलिए वो फैसला करने का हक नहीं रखता था। बात कोर्ट कचहरी तक जा पहुंची। इसने इस लड़की को बहुत सपोर्ट किया। जब तक मलक जेल न चला गया तब तक वो इसका साथ देता रहा, पर अब इसने धमकी दी थी कि इसने इससे किसी भी तरह का नुकसान पहुंचा सकता है। वो अपने घर की लड़कियों को बाहर नहीं निकलने देता था, इसलिए नहीं क्योंकि वो मलक से डरता था, बल्कि इसलिए क्योंकि इसे अपनी बहन बेटियों की इज्जत बहुत अजीज थी। वो अपने घर की बच्चों की इज्जत पर किसी भी किस्म का दाग नहीं रखने दे सकता था। पहले तो 2 घंटे वो गाड़ी में ख्वार होता रहा, फिर आखिर इसने गाड़ी छोड़कर पहाड़ी की जानिब जाने का सोचा। क्योंकि बचपन में भी ये पहाड़ी इसे बहुत अट्रैक्ट करती थी। वो 2-3 बार इसे ज़बरदस्ती वहाँ लेकर गई थी। बचपन में न जाने क्यों इसे वो पहाड़ी बहुत पसंद थी। हो सकता है पहाड़ी से आज भी पसंद हो। बिना किसी से पूछे तेरी से पहाड़ी के ऊपर की जानिब चल दिया था। इस तरफ गाड़ी का रास्ता नहीं था, जो भी लोग जाते थे पैदल सफ़र करते थे। इसने अभी आधा सफ़र ही तय किया था कि इसे ऊपर से चीख की आवाज़ सुनाई दी। इसने अपनी रफ्तार बेहद तेज़ कर ली। इसकी चीख को वो पहचान चुका था। वो तेरी से भागता हुआ ऊपर की जानिब आया, लेकिन इसे ज़्यादा ऊपर नहीं जाना पड़ा। थोड़े से फासले पर बैठी ज़मीन पर पड़ी रो रही थी। दुर दुर, तुम ठीक हो? ये क्या हुआ मेरी जान? वो बेहद फिक्रमंदी से इसके पैर को देख रहा था जहाँ से खून बह रहा था। मैं गिर गई, इसने रोते हुए बताया। तो इस तरफ बेवकूफ़ लड़की, इस तरफ आने की क्या के लिए कहा किसने था? ये इतनी ऊंची हील पहनकर तुम यहाँ आई, किस चीज़ की हद होती है? बिना ज़रा तुम घर से बाहर क्यों निकल पड़ी? दुपट्टा कहाँ है तुम्हारा? वो इसके पैरों को छोड़कर इसका सर देखने लगा जहाँ दुपट्टा नाम की कोई चीज़ नहीं थी। वो दुपट्टा हाँ अटक कर फट गया। मैं साथ लेकर आई थी इसे और मेरे सर पर रखा था। मैंने इसे सर से बिल्कुल भी नहीं उतारा, लेकिन फिर वो वहाँ पर अटक गया। मैंने इसे निकालने की कोशिश की, लेकिन मुझसे नहीं हुआ और मुझसे चला भी नहीं जा रहा। मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत चोट भी आई है। वो अपने गाल हाथों से रगड़ती इसे बताने लगी, जबकि इसकी बात मुकम्मल सुनने के बाद न जाने कि दारम साई की घनी मूँछों तले नाभी लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। वो अपने पैर को देखने लगी जहाँ दारम पता नहीं क्या कर रहा था। अपने रुमाल के साथ दारम को इस तरह अपने पैरों को छूते देखने से बहुत अजीब लग रहा था, जबकि इसके लबों की मुस्कुराहट इसे बहुत कुछ जता रही थी। अब इस खुशफहमी मत रहिएगा कि मैंने आपकी बात मानकर अपने सर पर दुपट्टा लिया। मैंने ये दुपट्टा सिर्फ इसलिए ले कोई मेरे बाबा साई को कुछ ना कहे। अब अगर इनकी बेटी इस तरह पूरे गांव में घूमती तो लोग पाते तो मेरे बाबा साई को सुनाते ना। मुझे अपने बाबा साई की इज्जत की परवाह सिर्फ इसलिए दुपट्टा लिया था मैंने, वरना आपकी कोई भी बात मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं करती। और अब आप मेरे पैर को छोड़कर गाड़ी लेकर आए। मुझे घर वापस जाना है। नूर गुस्से में क्या कह चुकी थी वो खुद भी नहीं जानती थी, जबकि इसकी बात मुकम्मल सुनने के बाद दारम की मुस्कुराहट मजीद गहरी होगी। अगर तुमने ये दुपट्टा अपने बाबा साई के लिए लिया तो यकीन मानो मुझे इस बात की ज़्यादा खुशी है कि तुम्हें अपने बाबा साई की इज्जत की परवाह है। और ये बात जानकर इन्हें भी बहुत खुशी होगी। वो मुस्कुराते हुए उठकर खड़ा हुआ और इसके सामने अपना हाथ फैलाया। नूर ने वहीं बैठे बैठे अपनी अक्ल पर मातम की हुई इस पर शख्स पर क्यों जताई थी कि इसके बाबा साई इसकी ज़िंदगी में इतनी अहमियत रखते हैं। ये बात तो अपने दिल में भी नहीं कहती थी। वो इसके हाथ को नज़रअंदाज करती उठकर खड़ी होने लगी कि अचानक इसका पैर फिर से फिसला। अगर दारम साई इसके कमर में हाथ डालकर इसे गिरने से न बचाता तो वो यकीनन दूसरा पैर भी तोड़वा लेती। मैं खुद चल सकती हूँ, मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं। आप जाकर गाड़ी लेकर आएँ। वो उसका हाथ अपनी कमर से हटा दी इससे दूर होते हुए बोली। जानम साई, आपको नीचे तक तो सहारा लेना ही पड़ेगा क्योंकि गाड़ी ऊपर नहीं आ सकती। ये रास्ता बहुत ख़राब है। वो दिलकशी से मुस्कुराते हुए बोला। ओके फ़ाइन, अगर रास्ता ख़राब है तो मैं खुद नीचे चली जाऊँगी, आप मुझसे दूर ही रहे। वो गुस्से से कहती एक कदम भी न उठा पाई कि इसके पैर में एक बार फिर से दर्द की लहर उठी। इससे पहले वो चीखती इसने खुद को फिज़ा में महसूस किया। ये आप क्या करें? मुझे नीचे उतारने में खुद चल कर जाऊँगी, प्लीज़ मुझे नीचे उतार दे। वो लम्हे में मज़ाहमत करने लगी, लेकिन वहाँ पर वाक़ई से थी। वो इसे अपनी मजबूत बाहों में कैद किए नीचे की जानिब चल दिया। देखिए मुझे नीचे उतारें, आपको समझ भी नहीं आ रहा, अजीब ज़बरदस्ती है। चुप,
एकदम चुप, अब आवाज़ मत निकालना। आखिर क्या मसला तुम्हारे साथ? हर वक्त फजूल बोलती रहती हो। मुझे ऐसी बहस करने वाली बीवी हरगिज़ पसंद नहीं। अपने आप में बदलाव लाओ, वरना अभी तुमने दारम शाह से वाकिफ़ नहीं हो। जब मैं तुम पर अपना आप जाहिर करने पर आया ना, तो सिर्फ मैं ही रहूँगा, तुम में भी और ख़ुद में भी। अभी तुमने दारम शाह को 1% भी नहीं जाना। अभी वक्त है, संभल जाओ। वो भारी गंभीर आवाज़ में कहता इसे खामोश करवा गया था। इसे अपनी बाहों में उठाए वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता घर के अंदर दाखिल हुआ। इसके पैर पर इसका रुमाल अब तक मजबूती से बंधा था। पहाड़ी का लंबा सफ़र तय करने के बाद इसने बहुत एहतियात से इसे अपनी गाड़ी में बिठाकर ड्राइविंग सीट संभालता इसे वापस हवेली की जानिब ले आया था। रास्ते में इन दोनों में कोई बात नहीं हुई। शायद इसके गुस्से से डांटने की वजह से वो इससे बात ही नहीं करी थी। दारम ने भी आगे से मज़ीद कोई बात नहीं की। एक तो इसे इसका यूँ अचानक यूँ घर से चले आना बहुत बुरा लगा था। दूसरा, आज कुछ भी हो सकता था। इसकी लापरवाही से कोई भी नुकसान उठाना पड़ सकता था, जिसकी वजह से इस वक्त वो बहुत गुस्से में था। लेकिन इसके बावजूद भी इसने अपने गुस्से को काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश की। इसने अपना गुस्सा इस पर जाहिर नहीं किया और वो यही चाहता था कि वो इसके गुस्से से दूर ही रहे। वो अपने गुस्से की शिद्दत को बहुत अच्छे तरीके से समझता था। वो नहीं चाहता था कि इसके अजीज़ और जान लोग इसके गुस्से का शिकार हो। वो गुस्से में अक्सर अपना ही नुकसान करवा देता था, जिससे वो खुद भी बखूबी वाकिफ़ था। इसलिए इसने खामोशी से सारा रास्ता तय किया और इसे वापस ले आया था। इसे इस तरह दारम की बाहों में देख सना को आग लग गई। वो तो न जाने क्या क्या सोचे हुई थी, लेकिन यहाँ तो वैसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि इससे तो वो और दारम साई के करीब आ गई थी। इन दोनों के एक दूसरे के इस कदर नज़दीक देख के इसके तन बदन में आग चलने लगी। सना ने तो वैसे बड़ी भैड़ी हुई, सारे घालिया को बेचती वखरी हुई, तो जेड़े इस मकसद वास्ते फोटो पवाने चाहती सी, वो भी नहीं पई। हाय अल्लाह, वो तो बहुत कुछ सोच बैठी थी कि दारम इसे खूब सुनाएगी। इसकी सारी मेहमान नवाजी नाज नखरे एक तरफ करके इस पर अपना आप जाहिर करेगा, लेकिन यहाँ तो कहानी पलट गई थी। हाय मेरी बच्ची को क्या हुआ? दारम क्या हुआ? इसका पैर क्यों बंधा हुआ? अल्लाह रहम करे। हमना चची ने देखकर जल्दी से इसके पास आई, जबकि वो आगे कदम बढ़ाता इसे लाकर सोफे पर आराम से बिठाने लगा। डॉक्टर को फ़ोन करो साहिर साईं, ये पहाड़ी पर गिरी पड़ी थी। पैर पर अच्छी खासी चोट आई और इसका पैर आहिस्ता से उठाता सोफे पर रख चुका था। चोट काफ़ी गहरी थी, लेकिन फिर भी दारम साईं का इसके पैरों को हाथ लगाना ना तो बाबा साईं को पसंद आया, ना ही चचा साईं को। शायद इस वक्त दारम की हरकत इनकी मर्दाना आना पर ज़रब लगा की थी। दारम साईं अपनी जगह से उठे, डॉक्टर आ रहा है, वो देख लेगा। बाबा साईं ने ज़रा सख्ती से इसकी पोजीशन का एहसास दिलाया। जी बाबा साईं, लेकिन जब तक डॉक्टर आता तब तक कोई ना कोई हल तो निकालना पड़ेगा ना। खून अब भी बह रहा है। तुम खड़ी मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाकर फर्स्ट एड बॉक्स लेके आओ। वो इनके अंदाज को नज़रअंदाज करता सना पर चिल्लाया था, क्योंकि इस वक्त सना के अलावा कोई लड़की नहीं थी, वरना वो इसे कम ही मुँह लगाना पसंद करता। जी साईं। सना बस इतना ही कहती थी, फ़ौरन अंदर की तरफ भाग गई थी। जबकि सना का बौखलाया हुआ अंदाज नूर पर बहुत कुछ जाहिर कर गया। वो पहले भी ये चीज़ नोट कर चुकी थी, लेकिन तब इसे इस बात पर कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन सना का अंदाज़, इसका अजीब तरह से बात करना, इसकी नापसंदीदगी से अब समझ में आई थी। ओह, तो ये वजह सना की मुझे नापसंद करने की। मोहतरमा सना दारम साहब से मोहब्बत करती है। इंटरेस्टिंग। ये मोहतरमा जल रही है मुझसे, तो फिर क्या करना चाहिए? यकीनन जलने वालों को और जलाना चाहिए। वो इसका चेहरा देखती मुस्कुराई थी। ये इस घर की वो इंसान थी जो इसे कभी भी पसंद नहीं थी। पहले दिन से वो इसे अजीब तरह से बात करती थी। इसका एटीट्यूड इसे बहुत बुरा लगता था। वो इसके साथ ये सब कुछ क्यों कर रही थी, ये तो बहुत अच्छे तरीके से जानती थी। इसकी माँ इसे ये बात पहले बता चुकी थी कि दारम साईं का निकाह सना से होने वाला था, लेकिन शायद सरमल अपनी बीवी को बहुत अच्छे तरीके से समझ के थे, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी की ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला किया था। लेकिन अगर वो इस दिन इन दोनों के बीच में ना होती तो शायद वे कामयाब ज़िंदगी गुजारे होते, लेकिन इसकी वजह से इन दोनों की ज़िंदगी ख़राब हो गई। अगर तो सना दारम से सच्ची मोहब्बत करती थी तो फिर वो हक पर थी। बेटा, ये गांव काफ़ी हद तक ख़तरनाक है। यहाँ पर सिर्फ हमारे हमदर्द नहीं बल्कि दुश्मन भी है, तो मैं थोड़ी एहतियात करनी होगी मेरी जान। ये सब कुछ तुम्हारे लिए नया है, तुम्हें एडजस्ट होने में थोड़ा वक्त लगेगा। बिना किसी गर्म शाल के बाहर क्यों निकली? यहाँ कितनी सर्दी है। हमने अपने ऊपर से गर्म शाल उतार कर इसे पहनाने लगी। वो बेशक सगी माँ नहीं थी, लेकिन इनका फ़िक्र जताता लहजा सगी माँ से बढ़कर था, जिसको इसने बहुत शिद्दत से महसूस किया। चादर लेने का कहा था सना ने इसके मुंह पर मारकर चलेगी। मेरी बेटी को तो बिल्कुल मुलाजमत समझ रखा है इसने। एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम इस घर में बहुत सालों के बाद आई हो, इसलिए हम सब तुम्हारे साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आ रहे हैं, लेकिन मैं अपनी बेटी की तौहीन बर्दाश्त नहीं करूँगी। वो तुम्हें हमारे घर के तौर तरीके बता रही हो, तुम इसी की बेइज्जती किए जा रही हो। मेरी बेटी ने कोई गुनाह नहीं किया कि तुम्हें ड्राइवर के साथ जाने का बोलकर हमारे घर की बच्ची मुँह उठाकर बाहर नहीं निकल जाती। मैं अब तक चुप थी क्योंकि सरमा दादा की तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन अब मज़ीद ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी बेटी से अच्छे तरीके से पेश आओ। वो तुमसे 4 साल बड़ी है। तुम इसके नाम से और इसे बेहद बदतमीज़ी से बुलाती है, जो मुझे बिल्कुल गवारा नहीं। अपनी माँ की सिखाई हुई तरबियत वहीं भूल कर आओ तो बेहतर रहेगा तुम्हारे लिए। ज़रीन ताई, जो सुबह से अपनी और अपनी बेटी की बेइज्जती करवा रही थी, इसे सख्त लहजे में समझाने लगी। आपकी बेटी झूठ बोल रही है, इसने मुझे कुछ नहीं दिया था, बल्कि इसने मुझे मना भी नहीं किया था। ये तो आगे से ड्रामा करी थी। अगर गई तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं देखना चाहती कि क्या होगा। हो जाएगा। बात अगर तरीके से की जाए तो इंसान समझ सकता है, लेकिन मोहतरमा मुझे ड्रामा दिखा रही थी। पर मैं किसी से नहीं डरती। मैं बदतमीज़ी नहीं करती हूँ, ये करती है हमेशा मेरे साथ। इसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं हूँ।
अपने पर्सनल्स की वजह से ये मुझे टारगेट करिए। ये आपको नज़र नहीं आ रहा? आज मुझे ये चोट लगी है ना, तो आपकी बेटी की वजह से लगी है। कब इसने मुझे कहा कि ड्राइवर को अपने साथ लेकर जाने के लिए? ज़रा यहाँ पर आकर सच बोले। और मेरी माँ की तरबियत पर आप ना ही जाएँ तो बेहतर होगा। आपकी बेटी की तरबियत भी देखी है मैंने। इनकी बात पर इसे अच्छी खासी तब चढ़ गई। वो तमीज़ और बदतमीज़ी का फ़र्क भूले अपनी बात में बिल्कुल क्लियर कर चुकी थी। तोबा तोबा, ज़बान दराज़ी देखो इस लड़की की, बात करने की तमीज़ नहीं है। सामने छोटा खड़ा है, बड़ा कोई होश नहीं है, बस अपनी हाँकें जा रही है। बस करें चाची साईं, वो बच्ची है, इसे समझ नहीं है। आप तो समझदार हैं, इसे यहाँ आए हुए भी दिन ही कितने में, आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएगी। तुम चलो कमरे में, डॉक्टर आने वाला है। दारा में एक नज़र नज़रीन बेगम को देखता नूर से मुखातिब हुआ, जबकि नूर ने बेहद गुस्से से पहले ज़रीन और बाद में सना को देखा। सना के देखते इसके लबों पर मुस्कुराहट आ गई थी। तुम्हारी मोहब्बत से मुझे क्या लेना देना था सना, लेकिन तुम्हें मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। गेम अच्छी खेली है तुमने, लेकिन मैं कोई दबू और बेवकूफ़ लड़की नहीं हूँ। कैसे जाऊँ अंदर? मेरे पैर पर चोट लगी है, मुझसे उठा तक नहीं जा रहा। हर कोई मुझ पर गुस्सा करे, किसी को मेरी फिक्र नहीं है। जिसका दिल ज़्यादा अपनी भड़ास निकालता है मुझ पर। इससे बेहतर कि मर जाती वहाँ पर, वापस आती नहीं बेइज्जती करवाने के लिए आई हूँ मैं यहाँ। बकवास बंद करो अपनी, बोलने से पहले एक बार सोच लिया करो अपनी फजूल से मुंह से क्या फजूलियत निकाल रही हो। इसकी फजूल को एक बार बथाड़ा था। मैं ही बकवास करती हूँ, सारी गलती मेरी है, मेरा दिमाग ख़राब है जो मैं यहाँ आ गई। और फिर यहाँ पिछले 3 दिन से बेवकूफ़ों की तरह इस कमरे में पड़ी हूँ। किसी को एहसास नहीं कि कोई मुझे बाहर ले जाए। मेरा दिल नहीं लगता यहाँ पर। 4 लड़कियाँ इस घर में जिनको अपने अपने यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, फैशन से फुर्सत नहीं मिलती। पता नहीं एक मैं ही हूँ। यहाँ मुझे नहीं रहना, मुझे वापस जाना है। मुझे पता है ना तो मैं वहाँ किसी के लिए अहम हूँ और ना ही मैं यहाँ कोई अहमियत रखती हूँ। मेरी माँ की ज़िंदगी में तो मेरे लिए कभी कोई जगह थी ही नहीं, लेकिन यहाँ पर भी कोई प्यार नहीं करता मुझसे। पता नहीं इसकी आंखों में आंसू कौन सी बात को लेकर आए थे, लेकिन इसकी आंखों से बहते आंसू इसे बेहद मासूम बना गए थे, जिसने सबके दिल को तड़पा के रख दिया। नहीं बेटा साईं, इस हफ्ते बच्चे तुम्हें घुमाने लेकर जाने वाले थे। मेरी जान, साहिर साईं ने तुम्हारे लिए तो स्पेशल वक्त निकाला है। तुम हम सबके लिए अहम हो, बेहद अहम हो मेरा बच्चा। तुम बस अपना मूड ठीक करो, कल ही सनान साईं तुम्हें अपने साथ गाँव घुमा कर लाएगा। असगर साहब बेहद प्यार से आंसू साफ करते हुए इसके माथे पर बूसा देकर बोले, सनान अदा क्यों, दारम साईं क्यों नहीं? इन्हें क्या सिर्फ गुस्सा करना, चिल्लाना आता है? इनसे कहें मुझे लेकर जाए, मुझे इनके साथ जाना है। ये जो मुझे हर वक्त डांटते रहते हैं फजूल में, इन्हें कहें कि मुझे बाहर लेकर जाएं, वो भी कल सुबह सुबह। वो बेहद लाड से इनके सीने में मुँह छुपाते हुए बोली। इसके अंदाज ने सबको हैरान कर दिया। सुना तुमने दारम साईं, मेरी बच्ची ने क्या कहा? कल सारे अहम काम छोड़ो, हमारे लिए सबसे अहम हमारे घर की खुशी है। वो इसकी जानिब देखते हुए बोले, जी बाबा साईं जो हुक्म, लेकिन पहले ही अपना पैर तो ठीक कर लें, चोट काफ़ी गहरी है। वो अपना कल का एक बहुत अहम काम छोड़ नहीं सकता था, इसलिए कहने लगा, कल तक ठीक हो जाएगा। मेरी चोट आप बहानेबाजी पर ना करें। इससे पहले कि बाबा साईं कुछ भी कहते वो बोल पड़ी, ठीक है बाबा साईं, मैं ले जाऊंगा। बाबा साईं के मुस्कुराने पर बोला असगर साहब के सीने में मुँह छुपाई इसने एक नज़र सना को देखा। इसके चेहरे की हवाइयाँ उठते देख इसे बहुत अच्छा लगा। वो अपनी माँ जैसी नहीं थी, लेकिन फिर भी इसे जो पसंद नहीं आता था इसके साथ वो ज़्यादा देर अच्छा बनने का ड्रामा नहीं कर सकती थी। अब खुश मेरी जान? ताया साईं ने बहुत प्यार से पूछा। बहुत खुश। अब इनसे कहें कि मुझे उठाकर कमरे में छोड़े, जिसे पहाड़ से उठाकर लाए थे। इसने मुस्कुराते हुए कहा, जबकि दारम ने बेख्तियार इसके चेहरे पर इसकी मुस्कुराहट से उभरते डिम्पल्स को देखा था। शायद यहाँ आने के बाद वो पहली बार इतनी खुलकर मुस्कुराई थी। बेटा आओ, मैं तुम्हें सहारा देता हूँ, मैं तुम्हें कमरे में छोड़ दूँगा। सबके बीच में अचानक इसका दारम को खुद को उठाने के लिए कहना बहुत अजीब था, इसलिए बात को संभालते बोले, मैं नहीं चल सकती, बहुत ज़्यादा दर्द है। ये पहाड़ी से भी तो मुझे उठाकर लेकर आए थे, अब तो सिर्फ यहाँ कमरे तक छोड़ना है। आए दारम साईं, ले चले मुझे कमरे में। वो अपने हाथ ऊपर करती से बुलाने लगी। बाबा साईं इसके करीब से उठे। वो तो शुक्र था कि इस वक्त यहाँ पर जाविश, जरनिश और सानिया नहीं थी। इसके सामने से वाकई बहुत शर्मिंदगी होती। सानिया इस वक्त अपने कमरे में थी, जरनिश किचन में, और जाविश अपनी किसी सहेली के घर गई हुई थी, जिसे लेने साहिर को जाना था। पता नहीं वो गया भी था या नहीं। इसने बेहद एहतियात से इसके नाजुक वजूद को अपनी बाहों में उठाया, तो वो लम्हे में इसकी गर्दन में अपना बाजू डालती इसके सीने में अपना सर छुपा गई। ये लम्हात इसके लिए कितने मुश्किल थे ये तो सिर्फ वही जानती थी, लेकिन इस वक्त तो सना के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखने की शिद्दत से ख्वाहिश कर रही थी। सना नू दे एक्सप्रेशन देखकर चक्कर भी दारम दे दिल दे अरमान पूरे कराते तू। थैंक यू। सुबह तैयार रहिएगा, वक्त पर निकलेंगे। घर से रात में आराम में आ गया तो ठीक है, लेकिन नहीं भी आया तो हम ज़रूर जाएंगे। मुझे गांव देखने का बहुत शौक़ है, हम इस पहाड़ी पर भी वापस जाएंगे। आप ऐसे उठाकर ले चलेंगे? इनके साथ ही कमरे में दाखिल होती सना को महसूस करके वो बेहद प्यार से इसके गले में अपने बाजू मज़ीद मजबूती से डालती से पूछने लगी, कोई बात नहीं, सुबह हम भी तुम्हारे साथ होंगे ना, तुम्हें कोई मसला नहीं होगा, हम तुम्हें आराम से वहाँ ले जाएंगे। वैसे भी कल जाविश को कॉलेज से छुट्टी है और सानिया को छुट्टी नहीं हो सकती क्योंकि इसके एग्जाम्स हो रहे हैं, लेकिन जरनिश हमारे लिए छुट्टी कर लेगी। वो उसे बेड पर लिटाकर जैसे पीछे हटा वो इसके ऊपर कंबल डालती गुस्से से बताने लगी, नहीं मुझे और किसी को साथ लेकर नहीं जाना दारम साईं, सिर्फ मैं और आप, बता दें इसको। वो एक नज़र से देखती दारम का हाथ थाम चुकी थी। दारम साईं सिर्फ हम जाएंगे ना? वो बेहद मासूमियत से देखते हुए बोली, हाँ, किसी को भी छुट्टी करने की ज़रूरत नहीं, कल सिर्फ मैं और दूर जाएंगे। हफ्ते वाले दिन सनान साईं सबको लेकर जाएगा। वो अपनी बात मुकम्मल करता कमरे से बाहर जाने लगा जहाँ डॉक्टर आ गया था। दारम साईं इंजेक्शन नहीं लगाएगा, मैं मना कर दूंगा, डोंट वरी। वो दिलकशी से मुस्कुराता बाहर निकल गया। इन्हें कैसे पता है कि मुझे इंजेक्शन खुद से डर लगता है? उन्होंने खुद से सवाल किया। बीबी
तू ना बोता उन्हें ट्रैक्टर कर बाजू तेरी वास्ते ना औखा हो जाना। लो ये चादर, डॉक्टर अंदर आ रहा है। वो अलमारी से चादर निकाल कर इसकी तरफ फेंकती हुई बोली, मैंने क्या ऐसे ही तुम्हारे मुंह पर चादर मारी थी? नूर ने कदर से मुस्कुराकर दोस्ताना अंदाज में पूछा। लो इसे डॉक्टर अंदर आने वाला। वो अपनी बात पर जोर देते हुए बोली, वैसे एक बात बताऊँ तुम्हें, तुमने ये कहानी इमेजिन अच्छी कर ली। अगर तुम मुझे ये ना देती तो मैं इसे सच में तुम्हारे मुंह पर ही मारती। वो चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट सजाए बोली। जब अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला तो आराम से अंदर आया। इसने लम्हे में चादर उठाकर अपने कंबल के नीचे फेंक दी। डॉक्टर आ रहा है, तुम्हारा दुपट्टा किधर है? वो इसे देखते हुए सवाल करने लगा। नहीं है मेरे पास, कब से मांग रही हूँ सनादी से, नहीं दे रही। आप प्लीज़ दे दें अपनी चादर। पहले तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था, पर अब बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है। यहाँ आने के बाद वो इसके कंधे से अजरक खींच चुकी थी, जिस पर सना का मुंह पूरे का पूरा खुल गया। इस लड़की की हिम्मत तो बाकी काबिल दी थी। शायद वो नहीं जानती थी वो किससे पंगा ले रही है। क्या वो आपको बुरा लगा? आप वापस ले लें, मैं कोई और ढूंढ लेती हूँ। बेहद मासूमियत से देखते हुए बोली, जिस पर दारम दिलकशी से मुस्कुराया। बुरा क्यों लगेगा जानम साईं, हक है तुम्हारा। इसे अपनी अजरक खुद पर लपेटे देकर सुकून इसके अंदर तक उतर गया। जी तो कत्तियाँ आगे आईया ना, फिर बीबी तेरे को संभालिया नहीं जानी। थैंक यू। प्लीज़ डॉक्टर को इंजेक्शन से मना। फिक्र मत करो, किसी के बाप की इतनी औकात नहीं मेरी इजाज़त के बिना तुम्हें छूने की। वो मुस्कुरा कर कहता दरवाज़ा खोल चुका था। अचानक आने वाले बदलाव से अजीब तो लग रहा था, लेकिन बहुत खुशगवार भी था। सना ने बेख्तियार अपनी मुठ्ठियाँ खींची, जिस पर नूर भी मुस्कुराई। गलत बंदी से पंगा ले लिया आपने सना दी। सना का फीका चेहरा इसे अच्छा लगा था। इसने गलत किया था और नूर गलत करने वालों के साथ गलत करती थी, लेकिन पुत्री ये अपने नाल गलत करा ली। डॉक्टर इसे चेक कर रहा था, जबकि दारम साईं इसके पास ही खड़ा डॉक्टर की एक हरकत को नोट कर रहा था। डॉक्टर के माथे पर पसीने की बूंदें थी। डॉक्टर को यहाँ आते सबसे पहले जो बात पता चली वो ये कि पेशेंट कोई और नहीं बल्कि दारम साईं के मन को है। दारम साईं की नज़रों में इस गाँव का कोई भी शख्स अपनी रेपुटेशन ख़राब करने का सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि वो आज से नहीं बल्कि पिछले 6 साल से गाँव का सरपंच था। और इस बात में भी कोई शक नहीं था कि दारम साईं अब तक के तमाम सरदारों में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक और जालिम सरदार साबित हुआ था। किसी को माफ़ कर देना या दूसरा मौका दे देना जालिम साईं के कानून में कहीं शामिल ही नहीं होता था। मुर्शिद साईं, अगर इंजेक्शन दे दिए तो ये बेहतर महसूस करेंगे। अगर आपकी इजाज़त हो तो। डॉक्टर ने इसकी तरफ देखते हुए इजाज़त चाहिए तो अगले लम्हे दुर्रे नूर नाम सर हिलाने लगी। नूर ये तुम्हारे लिए बेहतर है, तुम्हारी तबीयत जल्दी ठीक हो जाएगी। और इंजेक्शन से क्या घबराना, यहाँ के तो बच्चे भी खुद इंजेक्शन लगा रहे थे। सनानता ने एक नज़र से देखते हुए कहा तो बेयकीनी से दारम साईं की जाने देखने लगे। दारम साईं, आप मेरे साथ चीटिंग नहीं कर सकते। आपने मुझसे वादा किया कि मुझे इंजेक्शन ही लगेगा। आपने बताया नहीं मैं इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वो जल्दबाजी में जल्दी जल्दी बोल रही थी, शायद इसके पास आखिरी मौका था इंजेक्शन से बचने का। दारम साईं समझाएं इसे, सड़क पर गिरी, इंजेक्शन नहीं लगेगा तो? नहीं, सड़क पर नहीं गिरी, पहाड़ी पर गिरी थी। इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं, आप मेडिसिन दे दें। वो इसकी बात काटते हुए डॉक्टर से बोला। लेकिन मुर्शिद साईं, अगर ये इंजेक्शन लगवा लें तो तकलीफ़ कम हो जाएगी। तुम्हें ज़्यादा पता ही है मुझे, वो डॉक्टर को गुस्से से घूरते हुए बोला तो डॉक्टर नज़र चुका गया। साईं, जैसा आपका हुक्म, आप बेहतर जानते हो। मेडिसिन लिखता पर्ची इसके हाथ में थमा गया, जबकि सना ने पहले एक नज़र डॉक्टर को फिर दारम साईं को देखा था। हो जाएगी ठीक, बिना इंजेक्शन लगवाए हुए। इस डॉक्टर को बाहर तक छोड़ कर आओ, और आप भी आते हुए मेडिसिन लेकर आना। और मुलाजमा से को हल्दी वाला दूध लेकर आए, वो पिएगी तो बेहतर हो जाएगी। वो इसके करीब रखी कुर्सी पर बैठते हुए बोला तो नूर ने इसे देखा। मैं दूध नहीं पीती और हल्दी वाला दूध मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैं नहीं पीऊँगी, मैं पहले बता रही हूँ। अगर आप ये मेरे लिए मंगवा रहे तो ना प्लीज़ अभी मना कर दें। वो इसे देखते हुए बोली, तुम्हें क्या लगता है लड़की, मैं तुम्हारा मुलाजिम हूँ, गुलाम हूँ तुम्हारा? जो तुम कहोगे मैं इस पर सर झुकाता जी हजूरी करता रहूँगा। इंजेक्शन से तुम्हें डर लगता है, हल्दी वाला दूध तुम नहीं पी सकती। पैर तड़वा कर बैठी और सुबह तुम्हें घूमने भी जाना है। खुद पर सुपरमैन समझती हो? अगर ढील दे रहा हूँ तो ज़रा उड़ने की ज़रूरत नहीं है, खींचना भी आती है मुझे। फजूल के नखरे शुरू हो गए। वो दूध लेकर आ रहा है। मुलाजिम, खामोशी से पियो बिना नखरा किए, वरना जिन हाथों से तुम्हें उठा कर लाओ इन्हीं हाथों से पिलाना भी आता है मुझे। वो इसे घूरते हुए बेहद ठंडे लहजे में बोला, बस फिर से दिखा दिया ना अपना। थोड़ी देर पहले इतने अच्छे बने ड्रामा क्यों कर रहे थे? ऐसे रहा करो सड़ू कहीं के। ये इंसान इस काबिल ही नहीं कि इससे दोस्ती की जा सके। वो बेहद कम आवाज़ में बड़बड़ाई। मर्द और औरत में दोस्ती का रिश्ता अच्छा भी नहीं लगता। एक मर्द के साथ खड़ी औरत सिर्फ निकाह में अच्छी लगती है, दोस्ती में नहीं। और मुझे लड़कियों से दोस्ती पालने का कोई शौक़ भी नहीं है। निकाह में हो मेरे लिए, इसलिए सलामत हो, वरना तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती तो इस वक्त उठाकर हवेली से बाहर बनी जगह में दफना देता। सारा दिन बर्बाद हो गया मेरा। इतना ज़रूरी काम छोड़कर चला गया। वो मोबाइल में मसरूफ़ बेहद खड़ूस अंदाज में बोला। इस वक्त इसे शख्स बेहद बुरा लग रहा था। मेरी सोच ही गलत है, आप एक अच्छे इंसान है ही नहीं। अपने सर से अजरक उतारती फोल्ड करके बेड पर फेंकने वाले अंदाज में रख चुकी थी। मुझे नहीं चाहिए आपका दुपट्टा भी, आपका क्या भरोसा बाद में इसका भी एहसान जताना शुरू कर दे। वो भी बोल रही थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मुलाजिम दारम साईं के कमरे के अंदर दाखिल हुआ। इसने दूध का गिलास टेबल पर रखा तो मुँह बनाते चेहरा फेर के, क्या तुम सच में चाहती हो मैं अपने हाथों से तुम्हें ये पिलाऊं? इसके चेहरा फेरने पर वो बेहद सर्द लहजे में बोला तो नूर ने एक नज़र चेहरा फेर कर इसे देखा और दूसरी नज़र गिलास पर डाली। इसने एक झटके से टेबल पर रखा हुआ गिलास
उठाया और एक ही सांस में खटाखट पी गई। तारम साई ने इसकी इस कार्रवाई को पुरशौक नज़रों से देखा। इसने गिलास पटकने वाले अंदाज में टेबल पर रखा, जबकि हल्दी वाला दूध पीने के बाद इसकी ज़ुबान बहुत बदजायका हो गई थी। अब खुश पी लिया मैंने, वो इसे घूरते हुए बोली। हाँ तो एहसान किया मुझ पर, अपनी सेहतयाबी के लिए पिया। और एक बात कान खोल कर सुन लो, ताई अम्मी हमारे घर की बड़ी है, इनके साथ बदतमीज़ी में आज सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर गया कि तुम अब तक हमारे घर के तौर तरीके नहीं जानती। लेकिन अब बेहतर है कि तुम जल्द से जल्द हर चीज़ को समझो। अब तुम्हें भी सारी ज़िंदगी इसी घर में रहना है। इस घर का माहौल, इस घर के तौर तरीके और असूल तुम पर भी इतने ही लागू होते जितना बाकी सब पर। तुम्हें थोड़ी राहत इसलिए दी गई कि तुम हर चीज़ को समझ जाओ, लेकिन तुम्हें समझने की बजाय इन चीज़ों से दूर जा रही जो मुझे मंजूर नहीं। आइंदा इन बातों का ख्याल रखना। वो कुर्सी से उठता हुआ जाने लगा। हद होगी, जिसकी गलती इसको कोई पूछता नहीं, हर कोई मेरे पीछे लग गया। मैं यहाँ रहूँगी नहीं, चली जाऊँगी यहाँ से। पता नहीं क्या सोचकर मैं यहाँ चली गई। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मैं यहाँ रहना नहीं चाहती, मेरी वापसी का इंतज़ाम करो। बेहद गुस्से से बोली। जब दारम के दरवाजे के जाने बढ़ते कदम रुके, इसने मुड़कर देखा और फिर आहिस्ता आहिस्ता चलता इसके पास है। क्या कहा तुमने? एक बार फिर से दोहराना। वो उसके बेहद करीब खड़ा कहने लगा। इसके इरादे नूर को बेहद खतरनाक लगे थे। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, वो बिना ऊपर की जानिब देखते हुए बोली। जब अचानक दारम साई ने इसकी थोड़ी के नीचे हाथ रखकर इसका चेहरा ऊपर की जानिब किया। अब बोलो, क्या कहना चाहती हो तुम? वो अपनी गहरी स्याह नज़रें इसकी डार्क ब्राउन नज़रों में गाड़ते हुए सख्ती से पूछ रहा था। मैं जाऊंगी वापस। न जाने क्या था, दारम साई की नज़रों में अपना जुमला मुकम्मल ही नहीं कर पा रही थी। जब अचानक दारम ने इसका हाथ थाम कर इसे अपनी जानिब खींचा। इसके अचानक खींचने पर ऊपर की जानिब इसके बेहद करीब आ गई थी। दारम साई की गर्म सांसें से अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। नहीं जानम साई, तुम कहीं नहीं जाओगी। बहुत हिजर काटा मैंने, अब और नहीं। अब मैं तुम्हें अपने इतने करीब कर लेना चाहता हूँ कि हम दोनों के बीच में हवा का गुजर भी ख़त्म हो जाए। तुम जानते हो हम दोनों में क्या रिश्ता है? हम में इस दुनिया का सबसे पकीज़ा रिश्ता, और मैं जानता हूँ तुम इस रिश्ते से बखूबी वाकिफ़ हो। मानता हूँ तुम छोटी बच्ची थी, भूल सकती हो, लेकिन यकीन से कह सकता हूँ तुम्हारी माँ ने तुम्हें ये बात अच्छे से ज़हन नशीन करवाई होगी। ये जो सारा ड्रामा आज तुमने सना से बदला लेने के लिए किया ना, इसमें आइंदा मुझे मत घसीटना। मैंने सना के सामने तुम्हारी इज्जत सिर्फ इसलिए रखी क्योंकि तुम मेरी इज्जत, और आइंदा तुम इस बात का ख्याल रखना कि मुझे इस्तेमाल होना पसंद नहीं। सना ने झूठ बोला तो तुमने इसका दिल जलाया। अगर मैं चाहता तो ये बात सबके सामने जाहिर कर देता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं अपनी मनकूहा को किसी के आगे झटकना नहीं चाहता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम दोबारा ये हरकत करोगी। बेहतर है कि सना के साथ अपना झगड़ा खुद तक महदूद रखो। आई मेरी बात समझ में? वो इसे देखते हुए पूछ रहा था, जबकि इसकी कमर पर अब तक दारम का हाथ सख्ती से बंधा हुआ था। आपको कैसे पता? बच्चा नहीं हूँ मैं जानम साई, इस गाँव का सरदार हूँ। सारा दिन लोगों को चारता हूँ। मुझे चारना बच्चों के बस की बात नहीं। उसका गाल थपथपाता इसे आज़ाद करते हुए बेड पर आहिस्ता से छूट चुका था। नूर कुछ भी नहीं बोल पाई, जबकि वो कमरे से निकल गया। वो सुबह से बोर हो रही थी। अपने पैर में तकलीफ महसूस होने की वजह से वो कहीं भी नहीं जा पाई थी। सब घर वालों के सामने इसने यही बहाना कर रखा था कि इसके पैर में तकलीफ़ है, इसलिए वो बाहर नहीं जाएगी। दिन शुरू हुआ तो इसे अपने पैर में बहुत तकलीफ महसूस होने लगी, जबकि दारम साहिब ने किसी ज़रूरी काम के लिए जा चुका था। कल रात के बाद इन दोनों का आपस में आमना सामना नहीं हुआ था। वो तो चाहती भी नहीं थी कि दारम साई से इसका सामना हो। कल दारम ने सच में से शर्मिंदा कर दिया था। वो सच था कि कल इसने अगर सना के सामने इसे छटक देता तो सना इसे जीत जाती, लेकिन दारम ने ऐसा नहीं किया। इसने इसकी इज्जत रख ली थी, लेकिन इसे बहुत सारी बातें भी सुना गया था। आखिर था तो इसी ख़ानदान का मर्द, ना अपनी अना पर कोई बात कैसे बर्दाश्त कर सकता था। सना तो इसके बाद इसके सामने ही नहीं आई थी। कल डॉक्टर के आने से पहले वो गुस्से में कमरे से निकल गई थी और अब इसका सामना वैसे भी नहीं करना चाहती थी। वो सोफे पर बैठी रिमोट से टीवी ऑन करने लगी कि दारम साई को अंदर दाखिल होते देखा। मैंने तुमसे कल रात को कुछ कहा था, क्या तुमने वो किया? वो इसके सर पर सवाल करने लगा। क्या कहा था आपने? वो कुछ कन्फ्यूज़ हुई। चाची साई, दूर आपसे कुछ बात करना चाहती। इसने किचन से निकलती ज़रीन ताई को देखते हुए कहा। तो परेशानी से देखने लगी। इसे भला इनसे क्या बात करनी थी? बोलो, क्या कहना चाहती हो? इसके पास आते हुए सवाल करने लगी। कल की तलक कलामी के बाद दोनों पहली बार एक दूसरे के आमने सामने आई थी। बोलो दूर, कोई बात नहीं चाची साई, कोई गैर नहीं, घर की है, गलती इंसान से होती है, माफ़ी मांगने में कोई हर्ज नहीं। चाची साई, दूर आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। कल इसने काफ़ी बदतमीज़ी की थी आपसे इसी बात को लेकर। दारम के कहने पर इसने घूर कर दारम को देखा। इसने कब कहा था कि उससे माफ़ी मांगना चाहती है? फिर शर्मिंदा। कोई बात नहीं बेटा साई, गलती इंसान से होती है। कल तुम्हारा अंदाज़ मुझे बुरा लगा, फिर कल सुबह से सना को हर कोई डांट रहा था, शायद मैं भी ज़रूरत से ज़्यादा जज्बाती हो गई थी। कोई बात नहीं, तुम भी दिल में कोई बात ना रखना। और प्यार से इसका गाल छूती वापस किचन की जानिब चलेगी। मैंने कब कहा आपसे कि मैं किसी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ? आपने क्यों ऐसा कहा इनसे? वो बहुत गुस्से से इससे सवाल करने लगी। क्योंकि वो इस घर की बड़ी हैं। सना और तुम्हारे इख्तलाफात ना तो मैं जानता और ना ही वो। अपने बचकाना झगड़ों में बड़ों के साथ अपने ताल्लुकात ख़राब मत करो। और आज से सना को अदी साई कहकर पुकारना। लड़ाई झगड़ा जिद अपनी जगह, लेकिन रिश्ते अपनी जगह। वो इसे समझाते हुए बोला जब बाहर से मुलाजिम ने आकर बताया कि बाबा साई से बुला रहे हैं। वो इसकी तरफ देखे बगैर इसे बाहर निकल गया। तो अब सना मैडम को गदी साई कहकर पुकारना। उप्स, गदी नहीं अदी। वैसे सना की पर्सनैलिटी पर गदी ज़्यादा सूट करता है। वो खुद ही अपनी बात का मज़ा लेते हुए खुलकर हंसी थी। जी ताया साई, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? वो अपने कमरे में बैठी हुई थी। कहाँ से बुलाया? वह
एक तो ये बड़ा मसला था, सारे घर में दिन में कोई कमरे में कदम ही नहीं रखने देता था। इसे अपने कमरे में रहते हुए बमुश्किल 3 दिन हो रहे थे, लेकिन अब तक वो इस कमरे का रास्ता भी ज़ुबानी याद नहीं कर पाई थी। इनके बुलाव पर मुलाजमा के साथ हवेली के पीछे की जाने पड़ने अस्तबल में आ गई। हाँ बेटा सही, वो क्या है ना कि कल तुम बहुत बड़ी मुसीबत से बची हो। कल तुम जिस पहाड़ी पर गई थी ना, इस पहाड़ी में बहुत बड़े बड़े पत्थर गिरे, काफ़ी लोग ज़ख्मी हो गए थे। शुक्र है कि जानी नुकसान नहीं हुआ, वरना पता नहीं क्या होता। ये तो अल्लाह की बड़ी करम नवाजी कि तुम सही सलामत घर वापस आ गए, इसलिए तुम्हारे सदक़े के लिए बकरा मंगाया। तुम ज़रा इस बकरे के ऊपर हाथ रख दो ताकि हम इससे ज़िबा कर सकें। मैं जानता तुम यकीनन इस सब बातों पर यकीन नहीं रखती होगी, लेकिन सदका मुसीबत को टालता है। अल्हम्दुलिल्लाह, तुम पर आने वाली मुसीबत को अल्लाह ने टाला, और अल्लाह ने चाहा तो तुम पर आगे भी कोई मुसीबत नहीं आएगी। जब बकरा ले आओ, वो इसे तफसील से कहते हुए मुलाजिम की तरफ मतवज्जा हुए। नूर खामोशी से एक साइड पर आकर खड़ी हो चुकी थी। पता नहीं इससे क्या करवाने वाले थे। इसे एहसास भी ना हुआ कि कब साहिर इसके पास आकर रुका। कैसी हो कज़न साईं, बोर तो नहीं हो रही? वो पहले दिन से काफ़ी बोरिंग किस्म का इंसान लगा, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इसे एहसास हुआ कि इस घर में सिर्फ यही नहीं बल्कि सब लोग ही बहुत बोरिंग है। मेरा नहीं ख्याल कि आपके घर में आकर कोई भी मेहमान बोर नहीं होगा। यहाँ हर कोई बोरिंग ही है। आपसे ज़रा अच्छा तो बकरा एंटरटेन कर रहा है। आपके घर में आए मेहमानों के साथ क्या ऐसा सलूक किया जाता है? वो अपने दिल की भड़ास निकालने लगी। वो क्या है ना, अभी सब लोग तुम्हें घर के मेहमान समझने, जिस दिन फ़र्ज समझना शुरू कर देंगे तुम्हारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। जहाँ तक इस बकरे के एंटरटेनमेंट का सवाल है, तो ये आगे भी तुम्हारी एंटरटेनमेंट का सबब बनेगा, क्योंकि तुम इस पर हाथ फेरने जा रही हो ना। साइड ने इसे देखते हुए बेतुकी सी बात बोली। क्या मतलब आपका? मैं कुछ समझी नहीं, प्लीज़ क्लियरली बताएं आप क्या कहना चाह रहे हैं। वो कंफ्यूज से सवाल करने लगी, जबकि साहिर मुस्कुराकर नफ़ी में सर हिलाता इसे बकरे की जानिब मुतवज्जा करने लगा। जाओ इस बकरे पर हाथ फेर करो, फिर तुम्हें तफसील से बताता हूँ। जबकि उसे देखती इसकी बेतुकी सी बात को लेकर मुतजस्सिस हो चुकी थी, वो तेरी जल्दी से आगे बढ़ती बकरे की पीठ पर हाथ फेर कर वहीं से वापस इसके पास आ रुकी। बताएं आपकी इस बात का क्या मतलब था? बकरा कैसे एंटरटेन करेगा मुझे? वो शायद हद से ज़्यादा बोर हो रही थी, इसलिए इसकी फजूल सी बात में इंटरेस्ट ले रही थी। कज़न साइन तुम भी ना, वो क्या है ना कि जिस नस्ल का ये बकरा है, इस नस्ल की रूहें भटकती हैं हमारे गाँव में। वॉट? रूहें? रूहें? वो मुँह बनाकर पूछने लगी। शायद इसकी बात इसके सर के ऊपर से गुजर गई थी। भूतों पर यकीन करती हो? चुड़ैल, भूत, इन सब चीज़ों पर यकीन है तुम्हें? वो इसे देखते हुए पूछने लगा। इसका अंदाज डराने वाला था। नहीं, मैं हॉरर मूवीज़ नहीं देखती, इसने फ़ौरन जवाब दिया। मतलब यकीन नहीं रखती हो? फिर ठीक है, बेफिक्र हो जाओ, कुछ नहीं होगा। मैं डर गया था कहीं बकरे की रूह रात में आकर तुम्हें डराना ना शुरू कर दे, लेकिन तुम काफ़ी बहादुर हो। मुझे यकीन है कि बकरे की रूह आ भी गई तो भी तुम संभाल लोगी। तुम्हें बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलो अब जाओ हवेली के अंदर, मैं ज़रा देख के आता हूँ कि बकरे की रूह, मेरा मतलब है कि बकरे को ज़िबा कर दिया गया या अभी नहीं। वो इसके चेहरे की उतरती हवाइयाँ देखकर अपनी हंसी कंट्रोल करता तेज़ी से वहाँ से निकल गया। साहिर साइन अपनी कार्रवाई पा गया, जबकि नूर वहीं खड़ी बस बकरे की रूह के बारे में सोच रही थी। क्या बकवास है, ये कोई रूह नहीं होती, ऐसे मुझे डरा रहे, मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है। वो सर छिटकती हवेली की जानिब जाने लगी। लेकिन अगर सच में बकरे की रूह आ गई तो इस पर तो आखिरी हाथ भी मैंने फेरा है और इसे मेरे नाम पर ज़िबा किया जा रहा है। कहीं सचमुच में साहिर था, सच तो नहीं बोल रहे। वो अपनी सोचों में कदम कदम उठा दिया आगे बढ़ रही थी। वो काफ़ी डरी हुई थी, इसे अजीब भी लग रहा था। बाहर बैठने के बजाय पता नहीं क्या सोचकर जर्नी शदी के कमरे में आ गई। ये लड़की से पसंद थी, वो बिना किसी मतलब के इस पर प्यार उठाती थी, लेकिन अपनी क्लास सेमेस्टर की वजह से वक्त नहीं दे पा रही थी। अरे नूर जानू, वहाँ क्यों खड़ी हो? यहाँ आओ मेरे पास। वो बहुत खुश हुई थी इसके पहली बार कमरे में आने पर। वो मुस्कुराकर अंदर आई, उसके पास ही बेड पर बैठ गई। इसे समझ नहीं आ रहा था बात को किसी से बताए या नहीं। ये ना हो कि वो सब लोग इसे बेवकूफ़ और डरपोक समझ लें। क्या हुआ नूर साईं, तुम कुछ कहना चाहती हो? इसकी खामोशी पर अपना काम छोड़कर इससे पूछने लगी। वो मैं अपने कमरे में बोर हो रही थी इसलिए यहाँ आ गया आपके पास। आप शायद अपनी स्टडी करने में बिजी हैं, मैं बाद में बात करती हूँ। वो अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ थी, इसे इसके पास बैठना कुछ अजीब लगा तो खड़ी होगी। नहीं मेरी जान, बैठो, यहाँ इतनी भी मसरूफ़ नहीं हूँ। वो क्या है ना कि आज मेरी एक दोस्त नहीं आई यूनिवर्सिटी में, तो सोचा इसके नोट्स तैयार कर देती हूँ। मां सदके जाए, इधर दोस्त थानू तो कभी नहीं लभे भी जो असी छुट्टी कर लिए तो सानू नोट्स तैयार करके साढ़े दे देन। तुम बताओ तुम्हें क्या मसला है, क्यों बोर हो रही हो? वो इसका हाथ थाम कर अपने पास बिठा चुकी थी। नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आप यूनिवर्सिटी में जाती हैं? मेरा मतलब आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ती है क्या वहाँ लड़के भी पढ़ते हैं? क्योंकि आप तो बिना चादर घर से बाहर नहीं निकलती, तो फिर वहाँ पढ़ते हुए तो आपको काफ़ी मसला होता होगा। जिन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में वो जानती थी वहाँ पर तो कोई एजुकेशन का सिस्टम था। पता नहीं जर्निश कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, वो जानने के लिए मुतजस्सिस हुई। हाँ वहाँ लड़के भी पढ़ते हैं, बल्कि मेरी अपनी क्लास में बहुत सारे लड़के हैं, लेकिन मैं खुद एक दायरे में रहती हूँ। मुझे खुद पता है कि मुझे अपनी इज़्ज़त की हिफाजत कैसे करनी है, और लड़कों का साथ पढ़ना या ना पढ़ना कोई अहमियत नहीं रखता जब आपका मकसद तालीम हासिल करना हो। तुम घर में बोर होती होगी ना, कल सुबह तुम मेरे साथ यूनिवर्सिटी चलना, सुबह अच्छा वक्त गुजर जाएगा तुम्हारा। इसी बहाने थोड़ी आउटिंग भी हो जाएगी, मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाऊंगी, तुम्हें अच्छा लगेगा। बल्कि मैं तुमसे वादा करती तो मेरी यूनिवर्सिटी में जाकर बिल्कुल बोर नहीं होगी। जर्निश ने मुस्कुराते हुए कहा, तो वो भी मुस्कुराई। ठीक है मैं सुबह आपके साथ चलूँगी। वो सना गदी, मेरा मतलब है सना आदि, वो क्या कहीं पर नहीं जाती, सारा दिन टीवी देखती हैं। इतना मेकअप तो मेरी मॉम भी नहीं करती जितना वे हर वक्त किए हुए होती है। इनको कोई मना नहीं करता, वो कुछ सोचते हुए बोली। बुरी बात नूर, ऐसे नहीं बोलते, वो बड़ी हैं हमसे, मुझसे भी 10 माह बड़ी हैं। हम लड़कियों में ना
सबसे बड़ी है। वो इस घर की पहली खुशी है जो अल्लाह की रहमत के रूप में हमारी वेली आई, जहमत ही आई है। वो इसे समझाते हुए बोली तो नूर मुस्कुरा दी। इसका लहजा बहुत मीठा था। लेकिन मुझे फिर भी आप ज़्यादा पसंद है, सिर्फ सनादी से ज़्यादा नहीं बल्कि जाविश और सानिया से भी ज़्यादा। वो खुश होते हुए इसे बताने लगी। इसका अंदाज़ जर्निश को बहुत प्यारा लगा। शुक्र है वो किसी के सामने तो खुलकर बात करने लगी थी, वरना चाचू साईं को तो अभी से टेंशन होने लगी थी कि इनकी बेटी तो घर में किसी से बात ही नहीं करती। तुम सानिया और जाविश के साथ वक्त गुजारो, वो भी तुम्हें अच्छी लगने लगेंगी। जाविश और तुम्हारी तबीयत बिल्कुल एक जैसी है, इसने इसे समझाते हुए कहा। साथ ही से घर के बाकी लोगों के बारे में बताने लगी। वो यही चाहती थी कि वो जल्दी सबसे घुल मिल जाए, और ये प्यारी सी लड़की तो इसे हमेशा से बहुत अजीज़ थी। एक तो वो इसके सबसे प्यारे चाचू साईं की औलाद थी, और दूसरी इसको अपने भाई के हवाले से भी इसे बेहद मोहब्बत थी। ज़रा एक कप चाय बना लो। कमरे के दरवाजे पर दस्तक देता सनान साईं जर्निश को मुखातिब करते हुए बोला। इसका यूँ अचानक जर्निश को हुक्म देना नूर को बिल्कुल पसंद नहीं आया था। कह तो देता कज़न साईं, लेकिन इस घर में आपकी सदी के अलावा मेरी पसंद की चाय और कोई नहीं बना सकता। जर्निश के उठकर खड़े होने पर वो इसके पास बेड पर बैठते हुए बोला। नूर ने एक बात बहुत नोट की। वो जब से यहाँ आई थी इसने सनान की ड्रेसिंग में बहुत एहतियात देखी थी। इसके कपड़ों पर कोई सलवट कोई निशान का भी देखने को नहीं मिला, और सबसे अहम बात पर एक दिन में 5-5 बार कपड़े चेंज करता था। आपने फिर से कपड़े बदल लिए? अभी थोड़ी देर पहले तो आपने वाइट कलर पहना हुआ था, अब आप ब्लू पहने हुए हैं। वो पूछे बिना रह सकी। इनकी इस्त्री ठीक नहीं थी, वो इसका बात का जवाब देते हुए मुस्कुराया। नूर को इसकी स्त्री में बिल्कुल भी कोई ख़राबी महसूस नहीं हुई, लेकिन फिर भी वो अपनी मर्ज़ी का मालिक था। उसे बातों में मसरूफ़ हो गया। जबकि जर्निश अपने लबों पर मुस्कुराहट सजाए कमरे से बाहर निकलने लगी। साहिर साईं और दारम साईं दोनों इससे मुख्तलिफ थे, वो इन दोनों से बहुत मुख्तलिफ था। साहिर बहुत कम बात करता था, दारम साईं से वो खुद ही दूर दूर रहना पसंद करती, क्योंकि इसकी पुरशौक नज़रें से बहुत परेशान कर देती थी। मुझे एक बात बहुत कन्फ्यूज़ करती है कि आप मेरी कन्फ्यूजन दूर करेंगे? वो इसे देखते हुए पूछने लगे। जी जनाब, बिल्कुल करेंगे, हुक्म करें, वो फुल सीरियस होकर बोला। ये जो जर्निश शादी है, ये आपको देखकर शर्माती क्यों है? इसने अपना सवाल पेश किया, जबकि इसके सवाल का जवाब कम अज़ कम सनान के पास तो हरगिज़ नहीं था। मुझे तो ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ कज़न साईं। वो क्या है ना, जर्निश की नेचर ही थोड़ी शाय है, शायद तुम्हें इसलिए ऐसा लगा। इसको छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि बकरे ने तुम्हें तंग तो नहीं किया ना? वो इसकी बात नज़रअंदाज करता हुआ सवाल करने लगा। कौन सा बकरा? वो कन्फ्यूज़ हुई। अरे कज़न साईं, तुम भूल गए? वही बकरा जिसकी कमर पर तुमने प्यार से हाथ फेरा था, वही बकरा जो ज़िबा होने से पहले तुम्हें उम्मीद भरी नज़रों से देख रहा था कि शायद तुम मुझसे बचा लो। लेकिन तुमने क्या किया? इसे बचाने के बजाय इसके बारबेक्यू बनने का इंतज़ार कर रही हो। मुझे तो लगा था अब तक इस बकरे की रूह ने तुम्हें तंग करना भी शुरू कर दिया होगा। खैर, मेरी तो यही दुआ है कि तुम्हें कुछ ना हो। मेरे ख्याल में बारबेक्यू रेडी हो गए बेचारे बकरे के, वो अफसोस करते हुए बोला। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो सदक़े का बकरा था और बाबा साईं कह रहे थे कि इसे गरीबों में बांट दे। सदक़े की कोई भी चीज़ घर में नहीं लाई जाती, ऐसा बाबा साईं ने बोला था। इस बकरे के बारबेक्यूज़ भी कोई और खाएगा, वो अपनी सफाई देते हुए बोली। चलो शुक्र है, फिर हो सकता है बकरा तुम्हें कुछ ना करे, लेकिन फिर भी इसकी मासूम आंखें जो उम्मीद से तुम्हें देख रही थी, हाय याद करके तरस आता है। अल्लाह तुम्हें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जर्निश को कमरे में दाखिल होते देखकर वो इसके हाथ से कप थामता कमरे से निकल गया। क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो गई? अभी तो इतनी बातें करी थी। सनान साईं के साथ इसे खामोश पाकर पूछने लगे। बकरे की मासूम आंखें, इसके लबों से फिसला। किसकी मासूम आंखें? वो इसे देखते हुए पूछने लगी। इसे यकीनन सुनने में गलती हुई थी। बकरे की। वो कितनी मासूम उम्मीद भरी आंखों से मुझे देख रहा था, मैं इसे बचाऊंगी, और मैंने क्या किया? इसकी कमर पर प्यार से हाथ फेर के इसे ज़िबा होने भेज दिया। मैं बहुत बुरी हूँ, आपको नहीं पता जर्निश अदी। जानवर भी हर तरह की समझ बूझ रखते हैं, इनके अंदर भी बहुत काबिलियत होती है। वो बकरा तो मुझे अपना कातिल समझ रहा होगा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो बेड से उठते हुए बोली। ये तुमको सब कुछ तुम्हें सुनाना था, साईं कह के गए होंगे। इन्हें आदत है मजाक करने की, बैठ जाओ, उसे समझाते हुए बोली। नहीं, मुझे नहीं बैठना, मुझे भूख नहीं लगी। मुझे भूख लगी है। अच्छा, तुम्हें भूख लगी है? आओ चलो बाहर चलते हैं। कितने मज़े की बारबेक्यू की खुशबू आ रही है, आओ ना चलकर करते हैं, वो खड़े थे हुए बोली। बारबेक्यूज़? पता नहीं इस बकरी की बारबेक्यूज़ कौन खा रहा होगा, वो दासी से बोली, जबकि जर्निश ना में सर हिलाती कमरे से बाहर निकल गई थी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। किधर से आए हैं आप लोग? दादू घर से। दादू घर से। अच्छा, बात करनी है आपने? चलो करो फिर। चलो आप भी जाओ, मैं जल्दी से रिकॉर्डिंग करके फिर आती हूँ। हाँ जी, थोड़ा चला गया। नहीं, दरवाज़ा नहीं बंद करना। नो, आज सुबह से सनाई से दूर दूर ही थी। अच्छा ही था, वो खुद इसकी शक्ल देखना चाहती थी। हाँ, आवाज़ आ जाएगी। अच्छा, बाहर भी शोर नहीं हो रहा? जो मर्जी करो, मुझे पढ़ने दो।
और तुम्हें समझ में आ जाए। अच्छा, थोड़ा भी और है। सना की अंदाज़ से ये बात तो समझ चुकी थी कि सना दारम साई से मोहब्बत करती है और शायद इसे इसका यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो सना की फीलिंग्स को समझ सकती थी। थोड़ा सा लेने वाला है। हाँ जी, बस थोड़ा सा रह गया। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं था कि वो इससे बेकार में उलझे। वो कौन सा सारी ज़िंदगी के लिए यहाँ रहने आई थी। इसे तो वैसे भी यहाँ से चले जाना था। इसके बाद तो दारम साई इसी का था। इसे कौन सा दारम साई के साथ कुछ लेना देना था। वो कौन सा दारम साई के साथ इस निकाह को निभाने के लिए यहाँ आई थी। इसे दारम साई की ज़ात से कोई लेना देना नहीं था। वो सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा चाहती थी। वो तो शायद बाद में सना के हिस्से में ही आना था। कल शायद वो इसके साथ कुछ ज़्यादा ही ज़्यादती कर गई थी। शायद दारम साई को किसी और के साथ देख कर इसे बुरा लगता होगा और इसे इतना ज़्यादा खौफ सता होना तो बिल्कुल एक तरह से जायज़ था, क्योंकि दारम साई के साथ इसका ताल्लुक ही ऐसा था। लेकिन अब इसने खुद ही फैसला कर लिया था वो सना और दारम साई के बीच में हरगिज़ नहीं आएगी। दारम साई को पता चल गया वो सिर्फ सना को चलाने के लिए ड्रामा करी, तो अब मज़ीद इस चीज़ के लिए बारे में नहीं सोचना चाहती थी। नहीं, वो सोफे पर बैठी टीवी पर मसलसल सना और दारम साई के बारे में सोच रही थी जब दारम साई के साथ सनान और साहिर अंदर दाखिल हुए। नहीं नहीं बेटा, बस मुझे आपकी कोई खिदमत नहीं चाहिए। चलो मेरा बच्चा। हाँ तो कज़न साइन, तुम ठीक हो ना? बकरे ने तंग तो नहीं किया? सनान वहीं से सलाम करते इसके पास आ बैठा। आप मुझे बेवकूफ़ बनाना बंद करें। जर्नी शदी बता चुकी है मुझे कि आप सिर्फ मुझे तंग करें और ऐसा कुछ भी नहीं होता। बकरे की भी क्या कोई रूह हो सकती है? अब इतनी भी पागल नहीं हूँ मैं। वो इसी जताते हुए बोली तो सनान मुस्कुरा दिया। हाँ जी, चलो मेरा बेटा भाई, चलो खेलो, मैं अभी आता हूँ। अच्छा चलो मेरा बेटा। क्यों नहीं हो सकती रूह? अगर इंसान की हो सकती है तो बकरे की क्यों नहीं हो सकती? बकरा भी एक जानदार और एक जीती जाती ज़िंदगी रखता है। इसके सीने में भी दिल होता है। वो फिर चलता फिरता है, खाता पीता, सोता जागता है, खेलता है। बकरा भी इंसान होता है। वो इस बात में एक ही जुमले में बहुत कुछ बोल गया था, जिसकी नूर समझी हो या ना समझी, लेकिन वहीं थोड़े फासले पर बैठे दारम साई और साहिर साई के लबों पर मुस्कुराहट ज़रूर आ गई। ये कभी नहीं सुधर सकता। साहिर साई नफ़ी में सर हिलाने लगा। तुमने मेरी बात नहीं मानी, मत मानो। मैं कौन सा तुम्हें फोर्स कर रहा हूँ, लेकिन एक कज़न होने के नाते मेरा फ़र्ज़ था कि मैं तुम्हें बताऊँ। जिस नस्ल के बकरे को हमने ज़िबा किया, इस नस्ल के बकरों की बहुत सारी रूह है इस गाँव में। आगे तुम्हारी मर्ज़ी। वो इसके करीब से उठता हुआ साहिर और दारम के पास चला गया, जबकि नूर एक बार फिर से गहरी सोचों में जा चुकी थी। दोनों जने रल के पागल करने चकरा जाए। रात न जाने कौन सा वक्त था जब इसकी आंख खुली। प्यास की शिद्दत से अपनी जान जाती महसूस हुई। गले में कांटे चुभ रहे थे। इसने साइड टेबल की जानिब देखा तो वहाँ पानी का गिलास खाली पड़ा था, जिसे वो खुद ही खाली करके सोई थी। इसके साथ अक्सर ऐसा होता था। इसे बहुत प्यास लगती थी। वो ग्लास उठाकर बेड से उठी थी कि इसके अपने कमरे की खिड़की में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। इसने हिम्मत करते हुए आगे की जानिब कदम उठाकर खिड़की के पास आई, जहाँ बहुत तेज़ हवा चल रही थी। वो कमरा इतनी ज़्यादा ऊंचाई पर था कि किसी का इस तरफ आना नामुमकिन था। बाहर गार्डन में कुत्ते टहलते हुए नजर आते थे, जो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक लग रहे थे। ये साहिर शाह की मलकियत थे। वो अक्सर रात में वो इन्हें साथ छोड़ देता था। इन कुत्तों के होते हुए गार्ड्स की ज़रूरत तो ना थी, लेकिन फिर भी दरवाजे के बाहर कुछ गार्ड्स खड़े रहते थे। वो गहरा सांस लेती खिड़की बंद कर चुकी थी। यकीनन इसकी गलतफहमी थी। शायद सनान की बातें अब भी दिमाग में कहीं ना कहीं मौजूद थी। वो नीचे किचन की जानिब आई। वहाँ से एक गिलास पानी का भरकर अपनी प्यास को बुझाकर वो वापस अपने कमरे में की जानिब चलती। ऊपर से चौथा कमरा मेरा, इसने दिल ही दिल में दोहराया। इसे अभी तक अपना कमरा याद ना हुआ था। ऊपर से 6 कमरे तकरीबन एक जैसे थे, लेकिन मसला ये था कि इन 6 कमरों के साथ 4 कमरे और भी थे। 3 कमरे थे जो बाहर से बिल्कुल वैसे ही दिखते थे, जिसकी वजह से वो बहुत कन्फ्यूज़ हो जाती थी। कल वो गलती से साहिर रज़ा के कमरे में चली गई थी, जिस पर इसने इसके कमरे के बारे में बताया। अब वो दोबारा ऐसी गलती हरगिज़ नहीं करना चाहती थी। ऊपर की जानिब जा रही थी कि इसे नीचे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। इसने पीछे मुड़कर देखा तो इसे ऐसा लगा कि सोफ़े के पीछे मेज़ पर कोई जानवर बैठा हुआ है। इसे 100% सनान की बातों पर यकीन आ गया। बिना आगे पीछे देखती ऊपर की जानिब भागी और कमरे में दाखिल होते जल्दी से अपने कमरे को लॉक करती, भागकर बेड पर आई और साथ ही अपने आप को कंबल के अंदर पूरी तरह कैद कर लिया। कोई हाल नहीं सनान दा, जैसे ये कंबल इसे बकरे की रूह से बचा लेगा। शायद इसमें छिपने में कामयाब हो जाएगी। इसे इस वक्त वाकई में बहुत डर लग रहा था। इसके हाथ पैर बुरी तरह से कांप रहे थे, लेकिन झटका तो इसे तब लगा जब इसे अपने बेड पर कुछ हलता हुआ महसूस हुआ। कहीं वो बकरा इसके बेड पर तो नहीं आ गया। वो इस बकरे के हाथों कतल हरगिज़ नहीं होना चाहती थी। इसने अपना पूरा जोर लगाकर चीखने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि इसकी आवाज़ निकलती किसी का भारी हाथ इसके लबों को कैद कर गया। बकरे को तो बच गई, हम दारम साई को कितना बचेगी। इसका सोने का इरादा हरगिज़ नहीं था। वो साहिर के वापस आने का इंतज़ार कर रहा था। आज साहिर साई को इसने एक ज़रूरी काम के सिलसिले में कहीं भेजा था। इसे नींद तो नहीं आ रही थी, लेकिन वो साहिर के आने से पहले सोना नहीं चाहता था। इसने साहिर साई को फ़ोन किया तो इसने कहा कि मैं रास्ते में तकरीबन घंटे में पहुंच जाऊंगा, इसलिए आप सो जाए, मेरी फ़िक्र ना करें, मुझे कोई मसला नहीं होगा। साहिर की तरफ से बेफिक्र होकर अभी सोने के लिए लेटा था। शायद वो जल्दी नींद में उतर गया था। जब इसे महसूस हो कोई इसके कमरे में दाखिल हुआ, इसके कमरे का दरवाज़ा लॉक किया। शायद साहिर साई वो ज़रूरी फ़ाइल रखने के लिए जिसे लेने के लिए इसने इसे भेजा था। वो नींद में भी अपने करीब होती चीज़ों को महसूस कर सकता था, लेकिन फिर इसे अपने बेड पर वो वजूद अपने बेड पर महसूस हुआ, जिसकी खुशबुओं को
महसूस करते इसके लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। इसकी खुशबू को वो कैसे भी पहचान सकता था। वो इसकी जानिब करवट लेते हुए इसका करीब हुआ। और यहाँ क्या करी थी रात के इस वक्त इसका यहाँ आना कितना बुरा साबित हो सकता था, क्या वो नहीं जानती थी? कैसे एहसास नहीं था कि इन दोनों में मौजूद ये पाकीज़ा रिश्ता तारिम शाह के जज्बात को बेलगाम कर सकता है? कैसे एहसास नहीं था कि इसे सारा दिन अपने सामने देखते हंसते बोलते इसके दिल में कितनी ख्वाहिशात पैदा होती है, जिन्हें वो सिर्फ इसकी रजामंदी की खातिर नज़रअंदाज कर देता था। इसने महसूस किया इसका वजूद कांप रहा था। वो किसी डर से भाग कर यहाँ आई थी। शायद वो चीखने वाली थी इसलिए, और इसकी चीख इन दोनों के लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती थी वो जानता था। इसलिए इसकी चीख बुलंद होने से पहले वो इसके लबों पर अपना भारी हाथ रख चुका था। चुप, एकदम चुप, बिल्कुल आवाज़ नहीं निकालना। वो उसके लबों से हाथ हटाता ज़रा सख्त लहजे में गोया आप मेरे। वो घबराए हुए लहजे में अपनी बात तक मुकम्मल नहीं कर पा रही थी। ये शख्स इसके इतने पास इसके कमरे में क्या कर रहा था? वो यहाँ क्यों आया था? मैं नहीं, तुम इस वक्त यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हो? क्यों आई हो आधी रात को मेरे कमरे में? क्या तुम इसका अंजाम जानती हो? वो इसे घूरते हुए सवाल करने लगा। मैं आपके कमरे? हाँ, तुम मेरे कमरे में इस वक्त क्या कर रही हो? वो फिर से सख्ती से बोला। वो बकरा वो अब तक अचानक होने वाले इंकशाफ पर बुखलाई हुई थी। क्या बकरा? क्या बकवास करी हो? जो पूछ रहा हूँ वो बताओ, मेरे सवाल का जवाब दो। तुम आधी रात को यहाँ मेरे कमरे में क्या करी हो? वैसे ज़रा दूरी बनाते हुए सवाल करने लगा। इसकी कुर्बत इसके दिल में हलचल पैदा कर चुकी थी। इसका इतने करीब आना इसे बहका रहा था। इससे फासले पर रहना बेहतर था। जी, आपका कमरा? शायद मैं गलत कमरे में आ गई। वहाँ बकरे की रूह, मुझे मेरे कमरे में जाना है, लेकिन वहाँ भी वो। हाँ, ये मेरा कमरा है, लेकिन तुम गलत कमरे में नहीं आई हो। आगे ज़िंदगी तुम्हें इसी कमरे में गुजारनी है। तुम्हारा आना बुरा नहीं लगा, लेकिन रात के इस वक्त तुम्हारा आना तुम्हारे लिए काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकता है। तुम्हें इस वक्त यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं पहले खुद पर बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर रहा हूँ, लेकिन अब तुम मेरा ज़बरदस्त मार रही हो। क्या इसके पीछे भी कोई वजह? वो सीधा होकर बैठते हुए पूछने लगा। वजह? किस किस्म की वजह? आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ इस कमरे में तुम सना को जलाने के लिए आई हो। अगर हाँ तो मुझे तुम्हारी हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई। सना के साथ तुम्हारे ताल्लुकात कैसे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम दोनों के आपसी झगड़े की वजह से मैं किसी किस्म का नुकसान बर्दाश्त नहीं करूँगा। वो बेहद सीरियस था। क्या बोल रहे हैं आप? कौन सा झगड़ा? मेरा सना के साथ कोई झगड़ा नहीं है, और मैं यहाँ पर इसे कुछ दिखाने के लिए नहीं आई, बल्कि गलती से आई हूँ। सनानदा ने मुझे पागल कर दिया। वो इसके बेड से उठते हुए अचानक से जल्दी से कमरे से निकल जाना चाहती थी, जब अचानक इसे झटका लगा। वो पीछे की तरफ खींचती वापस बेड पर गिर गई, क्योंकि इसका दुपट्टा दारम साई के नीचे था। क्या मसला लड़की, तुमसे अपना दुपट्टा तक नहीं संभलता? उठाओ इसे और निकलो मेरे कमरे से बाहर। वो ज़रा सख्ती से गोया हुआ। मुझे भी यहाँ रहने का कोई शौक़ नहीं है मिस्टर, मैं जा ही रही हूँ। वो इसके नीचे से अपना दुपट्टा खींचती हुई बोली, जबकि जैसे दुपट्टे को तो ज़िद्दी हो गई थी दारम साई से। वो इसे जितना अपने नीचे से निकालने की कोशिश कर रहा था, वो इतना इसकी पहुँच से दूर हो गया। इसने गुस्से में लाइट तक जला दी और बेड से उठकर खड़ा होने लगा, लेकिन खड़े होने के चक्कर में इसका सर बुरी तरह से दूर के सर से टकराया, जिस पर वो आप भरकर दोबारा बेड पर गिर गई। दूर, तुम ठीक तो ना? तुम्हें लगी तो नहीं? वो फिक्रमंदी से इसके करीब आता इसके सर पर अपने हाथों से मसाज करने लगा। इसके माथे को सहलाते हुए काफ़ी परेशान लग रहा था। इसे एहसास था कि यकीनन नूर को बहुत सख्त लगी होगी। जानम साईं, आइंदा आधी रात को इस तरह मेरे कमरे में मत आना, तब तक नहीं जब तक मैं अपने हकूक़ को इस्तेमाल करने की इजाज़त न हासिल कर लूँ। मुझे बहकाओ मत, मैं तुम्हारे लिए बहुत मौसर साबित हो सकता है। वो नरमी से इसका माथा चूमता शायद इसे बॉन्ड कर रहा था। इसे इतने करीब महसूस करते हुए नूर भी परेशान थी, जबकि इसका नरम गरम लमस अपने माथे पर महसूस करते इसने उठने की कोशिश की, जब अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला। दारम साईं के कमरे को लॉक क्यों लगाया हुआ था? अचानक कमरे में दाखिल होते साहिर की बोलती ज़ुबान रुकी। अपने सामने इस मंजर को देखते हुए शर्मिंदगी से सर झुकाता चेहरा फेर के। आई एम सॉरी अदा, मुझे इस तरह से अंदर नहीं आना चाहिए था, मैं बाद में आता हूँ। वो जल्दी से अपने अल्फाज कहता तेरी से कमरे से बाहर निकल कर दरवाज़ा दोबारा बंद कर गया। दारम सर पकड़ कर रह गया। दारम साईं, अब क्या होगा? साहिर के अचानक क्यों कमरे से निकल जाने पर वो घबरा कर पूछने लगी। कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो, बेफिक्री से बोला। क्यों कुछ नहीं होगा? क्या आपने नहीं देखा साहिर अदा पता नहीं क्या सोचकर इस तरह से बाहर निकल गए? इसने बेड से उठने की कोशिश की, लेकिन दारम पूरी तरह से इस पर साया किए हुए था। क्या सोच रहा होगा, बताओ ज़रा मुझे। दारम भी रिलैक्स होकर से सवाल करने लगा, जबकि इसका एक हाथ नूर के कंधे पर था और दूसरा हाथ से उसके माथे पर आए बालों को उंगलियों से पीछे कर रहा था। वो, हाँ बोलो, क्या हुआ? पता नहीं क्या सोच रहे होंगे कि मैं आधी रात को आपके कमरे में क्या कर रही हूँ। शायद बेफिक्र हो जो जानम साईं, साहिर साईं इतना नहीं सोचता। वो सिर्फ इन चीज़ों को सोचता है जिनसे इसे मतलब हो। हाँ, लेकिन इस चीज़ का मतलब इसने वही निकाला होगा जिसके लिए तुम घबरा रही हो। खैर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि मैं तो इसके मतलब को वही मतलब देना चाहता हूँ जो तुम सोच रही हो। इसके बालों को पीछे करता वो खुमार आलूद लहजे में बोला। क्या मतलब? मुझे मेरे कमरे में? अब तुम्हारा कोई मतलब नहीं, सिर्फ मेरा मतलब, मेरी तलब। इस कमरे में तुम आई अपनी मर्ज़ी से हो, लेकिन जाओगी दारम शाह की मर्ज़ी से, क्योंकि इस कमरे की एक एक चीज़ पर दारम साईं सिर्फ अपना हक समझता, और आज तो दारम साईं की मलकियत भी इसकी असल मलकियत आई है। तुम्हें सच में यहाँ नहीं आना चाहिए था। इसकी निगाहों को देखते हुए इसकी नज़रें अब इसके लरसते लबों का तवाफ़ कर रही थी। इसे सचमुच में अब दारम साईं से खौफ आने लगा था। दारम साईं?
दिन रात सुबह शाम हर पल तुम्हारे लबों से इनाम सुनने का ख्वाहिशमंद हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि तुम जब मेरा नाम अपने लबों से लो तो मैं तुम्हारे लबों को इसका इनाम दूँ। इसके चेहरे पर छुपते हुए इसके नाजुक लरसते लबों को अपने लबों में कैद कर चुका था। कमरे से निकल कर अच्छा खासा शर्मिंदा हो गया था। इसे इस तरह से लॉक कमरे में नहीं जाना चाहिए था। दारम सही कहाँ कभी अपना कमरा बंद करता था, और अगर इसने अपना कमरा बंद किया था तो ज़रूर कोई ना कोई वजह थी। इसे खुद एहतियात करनी चाहिए थी, लेकिन वो तो हमेशा से अपनी धुन में मगन सीधा कमरे के अंदर घुस गया। और कुछ ना सही से कमरे के अंदर जाने से पहले एक बार दारम सही की इजाज़त ही मांग लेनी चाहिए थी। अगर वो इजाज़त मांग लेता तो यकीनन से शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ती। वो सर्दी को कम करने की गर्ज से अपनी जेब से सिगरेट का पैकेट निकाल कर सिगरेट सुलगाने लगा। ये तो इसकी ज़िंदगी की सबसे अहम चीज़ थी जिससे वो कभी नहीं छोड़ सकता था। साइड से किचन के अंदर दाखिल हुआ, मुसलसल यही सब कुछ सोच रहा था जब इसे किचन में कोई और भी महसूस हुआ। फ्रिज के अंदर सर्दी है, वरना जाने क्या करने में मसरूफ़ थी। वो इसे देखता इसके पीछे आ रुका। तुम आधी रात को यहाँ क्या कर रही हो? वो हर बार की तरह कम मगर सख्त लहजे में कोया। वह शाम में खाना ना खाने की वजह से अपनी भूख मिटाने की गर्ज से वो किचन में आई थी। उछल कर सीधी होगी। या अल्लाह साहिरदा, आप डरा के रख दिया आपने। इस तरह से कौन करता है? डरा के रखती है, इस तरह से कौन करता है? साहिरदा, मुझे लगा पता नहीं कौन आ गया। मुनाफी में सर हिलाती अपनी दिल की धड़कनें संभाल कर दुपट्टा ठीक करने लगी। मैं करता हूँ, वो जवाब देते हुए कुर्सी घसीट कर बैठ गया। हाँ, जैसे कोई बहुत ही नेक काम करते हैं, वो दिल ही दिल में सोचती से घूर कर रहेगी। खैर, जल्दी से खाना निकालो, मुझे भूख लगी है। वो अपना सिगरेट ख़त्म करके दूसरा जलाने लगा। जाविश की उसकी बस यही एक आदत बुरी लगती थी। ये सिगरेट इतनी ज़्यादा पीते हैं, इससे क्या इनका पेट नहीं भरता जो खाना भी चाहिए। वो बड़बड़ाती हुई फ्रिज से खाना निकाल कर काउंटर पर रख कर मुड़ी थी कि अचानक इसके चट्टाननुमा वजूद से टकरा गए और टकरा मारना हंसते आया। या अल्लाह साहिरदा, उठने से पहले बता तो देते। मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। वो एक बार फिर से दिल थामते हुए बोले, क्या बड़बड़ा रही थी तुम? मुँह ही मुँह में तुम्हारी आवाज़ क्लियर मुझ तक नहीं पहुँची, इसलिए पूछने आया था कि क्या बकवास कर रही हो। इसका सर लहजा इस बात का गवाह था कि वो जानता वो क्या बकवास कर रही थी, लेकिन फिर भी जब तक वो बात की खाल ना उतारे तब तक इससे सुकून कहाँ मिलता था। वो मैं सिगरेट के बारे में, हाँ बोलो, क्या बकवास किया तुमने सिगरेट के बारे में? एक लंबा कश लेते हुए इसकी जानी मतवज्जा हुआ। या अल्लाह, गुस्ताखी माफ़ साहिरदा, मैंने आपकी महबूबा की शान में गुस्ताखी नहीं की। ऐसा करने में सिर्फ दिल में कहा था। इसके मुंह में उल्टी सीधी बात कहाँ कर सकता था। बस मैं तो ये कह रही थी, ये सेहत के लिए बहुत मौसर होता है, इससे तबीयत ख़राब हो सकती है, मुज़र होता है। आपको पता है, दिन में एक सिगरेट पीने से, मैं दिन में एक नहीं 1000 सिगरेट पीता हूँ, बहुत शौक से पीता हूँ, जिसके लिए अब तो कभी मुझे मेरे बाप ने भी मना किया। तो तुमने क्यों बकवास की? जवाब दो। वो हिसाब पर उतर आया। मैं इसके खिलाफ़ किसी दूसरे तीसरे की नहीं सुनता, इसलिए आइंदा मेरी पर्सनल चीज़ों में इंटरफेयर करने से पहले 1000 बार सोचना। इसका सिगरेट इसकी उंगलियों में जल रहा था, जबकि इसके सामने खड़ा वो बात करते हुए भी मुसलसल अपने मुंह से धुआं निकाल रहा था। मेरी तौबा, जो मैं आपकी पर्सनल चीज़ों में इंटरफेयर करूँ। वैसे इसकी सिगरेट को देखती सिर्फ सोच ही सकी। मैं तो बस आपकी तबीयत ख़राब होने की गर्ज से बोल रही थी, वो मासूमियत से बोली। इसने खुद को फिर से फजूल बोलने से कंट्रोल किया। एक तो इसकी ज़ुबान थी जिसमें हर वक्त खुजली रहती थी। जब तक कोई बकवास ना मुँह से निकाल लेती तब तक तो इसकी ज़ुबान को भी सुकून नहीं था मिलता। बाकियों के सामने कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब तो इस बदतमीज़ ने साहिरदा के सामने बेफजूल गोई शुरू कर दी थी। अल्लाह करे तो मेरे दांतों के नीचे आकर कट जाए। इसने खुद अपनी ज़ुबान को बद्दुआ दी। नहीं अल्लाह जी, प्लीज़ नहीं, बहुत दर्द होगा। इसने अपनी बद्दुआ पर गौर करते फ़ौरन तौबा की और एक बार फिर से इसकी तरफ मतवज्जा हुई। या अल्लाह, मुझे तो दौरे पड़ने लगे, खड़े खड़े कहाँ खो जाती हूँ। अब ये भी भूल गई कि मेरे सामने जिल्लात खड़ा है। इसने नज़र बचाकर निगाह ऊपर की जानिब करते हुए इसे देखा, जैसे को घूर रहा था। क्या तुम्हारा मेरे साथ ऐसा कोई ताल्लुक़ है कि तुम मुझे इस सिलसिले में कुछ कहो? एक बार फिर से मुँह से धुआं निकालता इसे सवाल करने लगा। पता नहीं आज बंदे को हुआ क्या था। और पहले तो कभी इस तरह से बात नहीं करता था, सख्त तबीयत था। हंसकर बात करना या किसी के साथ मस्ती मजाक करना अपनी तौहीन समझता था। वो बहुत छोटी उम्र से सिगरेट पीता था और इसी ने तो इसके सिगरेट का पोल पूरे घर वालों के सामने खोला था। जब इसने इसे छत पर अकेले सिगरेट पीते हुए देखा और इसने पूरी हवेली में ढिंडोरा पीटा था कि साहिरदा सिगरेट पी रहे, जिसके बाद अच्छा खासा हंगामा भी हुआ और इसकी क्लास भी लगी थी और इसने गुस्से में आकर जाविश के मुँह पर थप्पड़ मारा था। तब से इन दोनों की आपस में बातचीत बहुत कम होती थी। इस वक्त जाविश की उम्र तकरीबन 12 साल थी और तब से वह इस मासूम लोमड़ी से ज़रा दूर रहना पसंद करता था। लेकिन आज वो फिर से बहस पर क्यों उतरा था? कहीं मुझसे पुरानी बातों का इंतकाम तो नहीं ले रहा था? खैर, इसको अपने किया पेश आ रहा था। इसने भी तो पूरे घर में अच्छा खासा हंगामा कर दिया था। इसी की वजह से तो ताया जान ने पहली बार साहिर को बहुत मारा था। तब साहिर को छोटा बच्चा हरगिज़ नहीं था, बल्कि 19 साल का था। ताहिर साईं की मार से ज़्यादा तो कुछ भी नहीं हुआ, बस ताहिर साईं का जो डर था वो ख़त्म हो गया। वो खुलकर सबके सामने सिगरेट नोशी करने लगा। अब तो सिगरेट पीने की आदत इसे ऐसी लगी थी कि सिगरेट पिए बिना वो एक दिन भी नहीं रह सकता था। नहीं, मैं तो बस 5 मिनट अपनी पुरानी चीज़ों को सोचती वो इस थप्पड़ याद आ गया जिसने इस दिन साहिर के मुंह पर लगाया था। अपनी हद में रहो। वैसे भी कुछ साल पहले तुम अपनी हद क्रॉस कर चुकी हो। मेरी चीज़ों से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, खासकर इस चीज़ से। वो अपनी उंगलियों में दबा सिगरेट इसे दिखाते हुए बेहद सख्ती से बोला। वो बिना कुछ बोले सर झुका गई। पहले बचपन में तो इसे डरती घबराती नहीं थी, लेकिन इस थप्पड़ के बाद वो इसके पास भी नहीं आती थी। पास आना तो दूर, जिस जगह से साहिर साईं खड़ा नजर आता था वहाँ पर तक मारने का नहीं सोच सकती थी। जिसकी सबसे बड़ी वजह तो साहिर साईं का बेतहाशा गुस्सा था। वो हर वक्त गुस्सा अपनी नाक पर रखकर घूमता था।
इसके गुस्से तो घर का कोई फ़र्द महफूज ना था सवाए दारम साईं के। सनानी से पूरे 7 महीने पढ़ा था, लेकिन मजाला इसे बड़ा वाली इज्जत देता। वो तो शायद इस घर में पहली और आखिरी बंदी थी जिसे वो सबसे ज़्यादा नापसंद करता था। खाना निकालो, वो पीछे हटता ज़रा सख्त लहजे में बोला। इसके हुक्म पर वो जल्दी जल्दी खाना गर्म करती। इसके सामने मेज़ पर रखकर वहाँ से भागने वाली थी। इसकी भूख पूरी तरह मर चुकी थी। इतनी डांट खाने के बाद और किसी चीज़ खाने की गुंजाइश ही कहाँ बनती थी। कहाँ भाग रही निकम्मी लड़की, चाय बनाओ मेरे लिए। इसे भागते देख साहिर से मुखातिब करता खाना खाने में मसरूफ़ हो गया। आप रात के इस वक्त चाय पियेंगे? साबिश को और से देखती हुई हैरानगी का मुजाहरा करने लगी। साहिर ने निगाह उठाकर इसे देखा। वो जैसे आंखों ही आंखों में से पूछ रहा था, क्या कहा तुमने? नहीं, मैं बना देती हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, आपकी मर्ज़ी। आप रात के 3 बजे पिए, सुबह के 10 बजे पिए। वो बड़ी मुश्किल से मुस्कुराती वापस आती इसके लिए चाय बनाने लगी। पता नहीं कौन सी मनहूस खड़ी थी जब अपनी भूख मिटाने के लिए किचन में। अगर अपनी भूख को बर्दाश्त कर लेती तो कम से कम इस जलाद से तो बच जाती। इसके सामने चाय का कप रखते हुए भागते हुए किचन से बाहर गई, जबकि वह नफ़ी में सर लाता अपने खाने की जाने में तवज्जो हो गया। इसे कभी भी मुखातिब नहीं करता था, ना ही इसके साथ बेतकल्लुफ़ था। खैर बेतकल्लुफ़ तो दारम साईं के अलावा किसी के साथ भी नहीं था। अगर इसे भूख ना लगी होती तो वो शायद जाविश को भी कभी मुखातिब ना करता। बेवकूफ़ लड़की, पता नहीं बाबा साईं का फ़ैसला क्या रंग लाएगा। वो सोचते हुए एक बार फिर से अपने खाने की तरफ मुतवज्जो हो गया। हाय मेरे अल्लाह, केड़ा फ़ैसला। ऐसा बहुत कम होता था कि दारम से खुद पर कंट्रोल ना कर सके। अपने जज्बात को बहुत संभाल कर रखता था। वो कभी किसी औरत की इज्जत पर हर्फ नहीं आने देता था। इसकी ज़िंदगी का सबसे अहम मकसद औरतों की इज्जत करना था। इसे फ़ख्र था अपनी तरबियत पर। किसने आज तक किसी औरत को गलत निगाह से नहीं देखा था। थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा। पता नहीं किसती है वो, दूसरी वाली रीच कर लगी। वो अपने जज्बात को लेकर बहुत सच्चा और खरा था। वो जज्बात जो इस वक्त अपनी पनाहों में मौजूद इस नाजुक वजूद पर लुटा रहा था, वो तो अपना हक समझता था। ये तो 15 साल का इंतज़ार था। शीशे भी नहीं। ये तो 15 साल का इंतज़ार था जो एक निगाह में ख़त्म नहीं हो सकता था। इसको ख़त्म करने के लिए तो एक पूरी ज़िंदगी चाहिए थी। उसको काली चुड़ैल खा गया। आप उसको लेने नहीं ना गए थे रीच खाला को, वो आपका इंतज़ार करती रह गई। आप गए नहीं, उसको काली चुड़ैल ने खा लिया। दिखाऊंगी थोड़ी देर में, दिखाती हूँ। अभी गाइस से बात कर लो फिर दिखाती हूँ। हाँ जी। इसे तो वो सारी ज़िंदगी अपनी बाहों में कैद रखना चाहता था। इसके लबों को अपने लबों में कैद किए वो न जाने कौन से जहाँ में था। इसकी खुशबू में बसेरा करता वो मुकम्मल मदहोश हो चुका था, जबकि उसके कंधे पर ज़ोर ज़ोर से हाथ मारती इसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी। सांसों की कैद का दौरानिया बढ़ने लगा तो इसे इसके नाजुक सरापे पर तरस आ गया। इसके लबों को आज़ाद करता इसे देखने लगा जो कि इसे दूर रखने की कोशिश में लंबी लंबी सांसें ले रही थी। वो दिलकशी से मुस्कुराकर खुद से पीछे हटा। क्या हुआ जानम साईं, अभी तो तुमने मेरी शिद्दतों की एक झलक भी नहीं देखी। यू डर यू। अभी तो तुमने मेरे 15 सालों के इंतज़ार का हिसाब देना। तुम्हारा क्या बनेगा? जब मैं हिसाब किताब करने पर आया ना तो तुम पागल हो जाओगी। बहुत सारे हिसाब निकलते तुम्हारी तरफ मेरे, लेकिन फ़िलहाल के लिए निकलो मेरे कमरे से, वरना तुम मुझे पागल कर दोगे। और एक बात याद रखना, आइंदा तब तक मेरे कमरे में मत आना जब तक मैं तुम्हें दुल्हन बनाकर यहाँ न आऊँ। वो बेड से उठता हुआ बिना इसकी तरफ देखे सीधा वॉशरूम में बंद हो गया, जबकि इसे खुद पर हैरानगी हो रही थी वो क्यों दुर को अपने इस कदर नज़दीक आने दे रही थी। हर किसी के सामने खुलकर बात करने वाली, अपने हक में आवाज़ उठाने वाली लड़की यहाँ आकर क्यों बेबस हो जाती थी। आखिर कौन सी कशिश थी दारम साईं की गुर्बत में? किसी किसी चीज़ का होश ही नहीं रहता था। क्या इसके पीछे कहीं ना कहीं निकाह का मजबूत एहसास शामिल था जिसे वो हमेशा के लिए ख़त्म करने आई थी? ओही सी अपने कमरे में आने के बाद भी मुसलसल इसे सोचते जा रही थी। इसका हाथ अब तक किसी कमरे के गिर्द महसूस हो रहा था, जबकि अपने लबों पर इसके होंठों के लमस याद करते वो कांप उठी। इसका नाजुक सा दिल अब बुरी तरह कांप रहा था। वो क्यों दारम साईं को खुद से दूर नहीं कर पाती थी? आखिर क्या कशिश थी इसकी गुर्बत में कि वो इसे सब कुछ भूल जाता था? वो ये भी भूल जाती थी वो यहाँ किस मकसद से आई है। कोई वो इसे खुद से दूर नहीं कर पाती थी। अब अपने आप को शीशे में देखते हुए बेसाख्ता इसका हाथ अपनी गर्दन पर आ रुका। थोड़ी देर पहले इसकी गर्दन गर्म सांसें इसे अपनी गर्दन पर महसूस कर रही थी। वो की कमर में हाथ डाले इसे खुद से बेहद करीब किए हुए था, यहाँ तक कि अपनी घनी मूँछों की चुभन से इसकी सांसों को उथल पुथल किए हुए था। इसका दिल अब तक बेतरतीब था। वो इसके वॉशरूम से बाहर निकलने से पहले बाहर भाग गई थी, लेकिन इसका दहकता लमस साथ ही ले आई थी जो इसे अब तक बेचैन किए हुए था। नहीं, मैं आपको अपने करीब नहीं आने दूंगी दारम साईं। मैं मानती हूँ मैं आपके निकाह में, लेकिन मैं यहाँ इसलिए नहीं आई। मुझे वापस जाना है अपनी दुनिया में। ये हवेली की 4 दीवारियाँ और आपका शाही कमरा मेरी मंजिल नहीं है। मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं चली जाऊँगी। इस हवेली के मर्दों के बारे में सब जानती हूँ मैं, मुझसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है दारम साईं। पर वैसे भी यहाँ है कोई जो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। मैंने देखा इसकी आंखों में आपके लिए बेतहाशा इश्क। अगर मैंने आपको पा लिया तो वो मर जाएगी, क्योंकि औरत के दिल में वो मुकाम एक मर्द ही हासिल कर सकता है जो आप सना के दिल में हासिल कर चुके हैं। और सना के ख्वाबों का घर चलाकर मैं अपना आशियाना नहीं सजाऊंगी। बड़ी तो बेचारी वो रहती नहीं।
आज सुबह सुबह इन सबका प्लान बन गया नूर को अपने साथ कहीं बाहर लेकर जाने का, लेकिन अभी तैयारी शुरू हुई थी कि जाविश को पता चला जर्निश यूनिवर्सिटी जा रही है। इसने तो आज छुट्टी कर ली थी जबकि सानिया के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए थे। वो कभी जर्निश के बगैर तो कहीं नहीं जाती थी, इसलिए सुबह सुबह इसके सर पर सवार होगी। जाविश प्लीज़ समझने की कोशिश करो, मेरी यूनिवर्सिटी जाना बहुत ज़रूरी है। मेरा आज बहुत अहम लेक्चर है, अगर मैंने नहीं लिया तो कुछ नहीं होगा। मुझे पता है मेरी यदि बहुत लाइक है, अगर एक आधा लेक्चर मिस भी हो गया ना तो वो भी कुछ नहीं होगा। प्लीज़ चले ना, सब लोग चल रहे हैं और मैंने इतनी मुश्किल से दारोमदार को मनाया। इनका कोई भरोसा नहीं है ना हो कि लेट होने पर वो चलने से इनकार कर दें। आज ना इनके जरिए में किसी किस्म की कोई पेशी नहीं है, इसलिए वो हमारे साथ चलने को मान गए। क्या दारोमदा भी जा रहे हैं? फिर तो पक्का साहिर अदा भी साथ होंगे। तोबा तोबा, मैं तो हरगिज़ नहीं चाहूँगी। इन दोनों की मौजूदगी में अगर सिर्फ सनान सा ही होते तो हम चले जाते। इनके साथ बंदा आराम से सुकून से इंजॉय तो कर सकता है, वो तो किसी चीज़ पे मना भी नहीं करते। और दारोमदार साहिर अदा, तोबा तोबा, इसने फ़ौरन कानों को हाथ लगाया। ओहो, वो दोनों एक दूसरे के साथ जा रहे हैं। वो दोनों साथ हैं तो सबको पता है वो एक दूसरे के साथ लगे रहेंगे। हम खूब मस्ती करेंगे और जहाँ तक बात सनान अदा के साथ इंजॉय करने की, तो वो तुम निकाह के बाद हनीमून पर जाकर इंजॉय कर लेना। वो बेहद शरारत से गए, अभी इससे पहले वो कुछ और कहती। प्लीज़ अब इनकार मत करना, वो उंगली दिखाते हुए बोली जब सनान वहीं चला है। क्या मसला है तुम्हारे साथ लड़की? क्यों हर वक्त किताबी कीड़ा बनी रहती है? यूनिवर्सिटी कल चली जाना, आज हम लोग सब बाहर जा रहे हैं तो हमारे साथ चलो। इसका अंदाज़ हुक्म देने वाला था। चलो जी, ठीक हो गया, अब तो मेरी बात मानी जाएगी, जाविश मज़ूमानी अंदाज़ में कहती वहाँ से जब वो चक्कर हो गए। जी तो गाइज़, यहाँ पे हमारी एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुँची। कैसी लगी आपको एपिसोड? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अभी कमेंट सेशन की तरफ चलते दैन वीडियो को एंड करेंगे। अनीस पानो बहुत उम्दा है, एक अलग सी स्टोरी, शुक्रिया, थैंक यू, वेलकम। इमनामुल्ला, वालेकुम अस्सलाम, यू आर ग्रेट, थैंक्स, वेलकम। शहनीला मीर, आपकी बातें, आपके कमेंट बहुत मज़े के होते हैं। मैं नावल सुनते हुए जो बात मेरे दिल में आती है वो आप बोल देती हैं। थैंक यू वेरी मच। बस जो मैं भी फ़्लो में जो आता है बोलती जाती हूँ। मीर खान, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? यार आपकी नावल बहुत अच्छा था बट हीरो बहुत ही अच्छा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, आप कहना चाह रही हैं मेरा ख्याल। हीरो तो मैंने भी पसंद नहीं आया है। ब्लेस यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू सिस्टर, थैंक यू, आमीन, अल्लाह हाफिज़। कासिम मीर, परफेक्ट एंड। हाँ, पहली बारी हीरो ने सुधा मिली है तो चंगा ही एंड होया। इमरान अली, वालेकुम अस्सलाम, नाइस नावल, थैंक यू। नादिया माजिद, हाँ 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 यार, आपका नावल रीड करने का अंदाज़ ज़बरदस्त है, जब आप बीच में बोलती हैं बहुत अच्छा लगता है। इसे सोचो आप बोली मासूमा की तबीयत ख़राब होने पर कि काम तो नहीं हो गया। गुड न्यूज़, बहुत मज़ा है, थैंक यू वेरी मच। मारिया उमैर असी, नाइस नावल, थैंक यू। मीर खान, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, नाइस नावल, अल्लाह पाक